चलिए थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। टेस्ट भी इतने लोगों ने दिया या उससे ज्यादा थे या कम थे? कम थे, अभी ज्यादा हो गए। चलिए जो भी है, जिसको पढ़ना है रुकेगा, नहीं पढ़ना जाएगा, फोर्सफुली नहीं बांध सकते किसी को भी। जो यहाँ पे है डेफिनेटली बहुत शानदार चीजें सीखे जाते हैं हर रोज, और उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करेंगे। पेपर के अंदर भी बड़े शानदार क्वेश्चंस थे, है ना? हाँ, जैसे आप सोचते हैं उसे हटके क्वेश्चन होते हैं हमेशा के लिए, और वही क्वेश्चंस आपको देखने में डिस्कस करेंगे उनको भी। उससे पहले जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। जॉइंट के अंदर हम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जॉइंट देख रहे थे। स्पेसिफिक पार्ट में दो जॉइंट हमारे हो गए थे, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट जो दो तीन जॉइंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन कार्टिलेज के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको फिनिश करते हुए डायग्नोसिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर। कुछ पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं, कार्टिलेज से भी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए कार्टिलेज को भी हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली। जो लास्ट आपका हमने डिस्कस किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग सभी को। लास्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा इसके बारे में, टेम्पोरल जॉइंट हो गया था, शोल्डर जॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। देन लास्ट इज एल्बो जॉइंट, है ना? एल्बो जॉइंट चलिए फटाक से बता दीजिए, आप खड़े होइए। हाँ यस यू, हाँ आप दसने वाले बच्चे, हाँ चलिए। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट एल्बो जॉइंट किस जॉइंट का एग्जांपल है? साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट में टोटल 6 जॉइंट हमने पढ़े थे। एल्बो जॉइंट तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाईलाइट करवाया था, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। दो जॉइंट है, एक एल्बो और दूसरा नी जॉइंट। तो दोनों किसके अंदर आते हैं? हिंज जॉइंट में, है ना? डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खास है हिंज जॉइंट में। और हिंज जॉइंट का और कौन सा एग्जांपल था? हाँ, नी जॉइंट और आपका एल्बो जॉइंट तो कॉमन है, उसके अलावा दो और बताए थे, एंकल और इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये भी आपका हिंज जॉइंट में आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना आप लोगों को। तो एल्बो जॉइंट आपका हिंज जॉइंट है, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कहां पर प्रेजेंट होता है, तो फॉर्म बाय द ट्रोक्लियर एंड कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। द ट्रोक्लियर नोट्स ऑफ द अल्ना हेड ऑफ द रेडियस। याद करें वापस वही ट्रिक, आज से सर अल्टीमेट। तो उसी ट्रिक से याद रखें, रेडियस होता है वो आपका कैपिटुलम के साथ में जुड़ता है, और अल्ना होता है वो आपका ट्रोक्लिया के साथ में कनेक्ट होता है। जब ये कनेक्ट होते हैं तो वहां पे जॉइंट बनता है, दैट जॉइंट इज नोन एज द एल्बो जॉइंट। किस जॉइंट के नाम से जाना जाता है? एल्बो जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी अल्ना है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी ह्यूमरस है। इसके नीचे की तरफ दो पॉइंट के साथ में इन दोनों बोन के अलग अलग पॉइंट्स जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? जो आपकी ह्यूमरस होती है उसके दो पॉइंट होते हैं, कैपिटुलम और ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो आपके अल्ना के साथ जुड़ता है, और कैपिटुलम जो होता है वो आपकी रेडियस के साथ में जुड़ता है, और वहीं पे आपका जॉइंट बनता है, दैट जॉइंट इज नोन एज द एल्बो जॉइंट। मूवमेंट कौन कौन सा करेगा? तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट ही ये करता है। लिखिए फटाक से इसको, या लिखने की जरूरत नहीं है? जरूरत है सर लिखने के लिए, तो जरूरी है ना? लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखना है। पेपर के जो क्वेश्चंस है डाउटफुल जो भी है अभी बीच में डिस्कस करेंगे इन बिटवीन। हमारा मोटो ये होता है कि आप पेपर से बहुत कुछ सीखे, नॉट ओनली नॉलेज गेन करें कि हमने पढ़ा है उस नॉलेज को जैसे आप इंप्लीमेंट कर लो, वो नहीं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप अपना सेंस कैसे यूज कर सकते हैं, पेपर को जज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप सीखे, वो हमारा मेन मोटो होता है पर्टिकुलर पेपर को लेकर। प्लस पेपर आपको ऐसा बोरियत टाइप का नहीं लगे कि यार स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन है वही बोन वगैरह के बारे में पूछा जाए, वैसा नहीं लगे आपको, लगे कि यार मजा आ गया वास्तव में, तो वैसा पेपर बनाने की कोशिश की जाती है। और आप डे बाय डे देखेंगे तो आपके पास एक बजट भी बन जाता है पर्टिकुलर एक सिस्टम से रिलेटेड। जैसे पहले हमारे क्वेश्चन हो गए थे 20 क्वेश्चन पहले थे, उसके बाद में 20 के आसपास बात थे, और अभी शायद 52 के अराउंड दे दिए, तो लगभग आपके 100 अप्रोक्सीमेट 100 नहीं हुआ लेकिन 100 के आसपास अभी तक आपके स्केलेटल के क्वेश्चन हो गए ओनली एनाटॉमिकल पोर्शन से, और वो भी बड़े शानदार क्वेश्चन, है ना? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, कुछ डायरेक्ट भी है क्योंकि पेपर का वेटेज के अकॉर्डिंग हमें पेपर बनाना होता है। सारे क्वेश्चन हम लॉन्ग और टिपिकल और लेंथी क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि वैसे एग्जाम में भी नहीं आता है। एग्जाम में भी एक रेशियो मेंटेन होता है कि छोटे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आते हैं, लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट के कॉमन सेंस के सभी क्वेश्चन का एक मिक्सअप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश की जाती है कि पेपर आपका वैसे ही प्रिपेयर किया जाए। लेकिन एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको ट्रिक देखने को मिली थी आज के सेशन, हाँ पेपर के अंदर। हाँ चलिए, तो अगर केयरफुली आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो बढ़िया बेनिफिट हुआ होगा, और आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप उनको सही कर रहे हो। जिन क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चे सही नहीं कर पाते तो वहां पे आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार वास्तव में मैंने इसको सही जज किया, और जब सर आपको राइट आंसर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप सही ट्रैक पे हैं, आप सही जज कर पा रहे हैं, चीजों को सही समझ पा रहे हैं। देखते हैं अभी सोल्व करेंगे पेपर को। एल्बो जॉइंट के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है हिप जॉइंट। ये जो है मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, इसके लिखिए यूनी एक्सियल। ये खास है, इस पे थोड़ा फोकस करें, ये जो वर्ड है इन पे भी ध्यान रखना। ये कौन सा होगा? यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल या हम बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है, एक ही एक्सिस बनता है ना? तो यूनी एक्सियल ये जॉइंट होता है, दैट इज योर हिंज जॉइंट। यार एग्जांपल आपका एल्बो जॉइंट है। देन नेक्स्ट है आपका हिप जॉइंट, है ना? जो हिप जॉइंट होता है उसी को कोक्सल जॉइंट बोलते हैं, ये याद रखना है। जिसे कोई कोक्सल जॉइंट बोलते हैं, जो आपकी हिप बोन होती है उनके लिए एक और वर्ड आता है, जो हिप बोन होती है उनके लिए एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉक्सी है। और कॉक्सी वर्ड बोलते हैं हिप बोन। और हिप बोन कौन सी होती है? आपकी पेल्विक बोन। और पेल्विक बोन कौन सी होती है? आपकी इननोमिनेटेड बोन। ये सारे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, लेकिन है एक ही बोन के नाम। इनोमिनेटेड बोन बोले, पेल्विक बोन बोले, हिप बोन बोले, या कॉक्सीय बोन बोले, वो सारे आपके एक ही नेम है। और उस बोन के साथ में जो जॉइंट बनता है, दैट जॉइंट इज नोन एज द हिप जॉइंट एंड आल्सो नोन एज द कॉक्सल जॉइंट। कॉक्सल जो वर्ड है हिप के लिए आया है, ये आपको याद रखना। कॉक्सल जॉइंट कॉक्सीजियल के साथ में कंफ्यूज नहीं हो, जो वर्टिब्रा है ना? तो आपकी जो वर्टिब्रा है सेक्रो वर्टिब्रा है, और आपकी कॉक्सीज है, तो सेक्रो कॉक्सीज जो जॉइंट होता है वो अलग है, कॉक्सीजियल जॉइंट अलग है, इसको कंफ्यूज नहीं करें, है ना? ये जो आपका कॉक्सल जॉइंट है, सीधा क्वेश्चन है एग्जाम का, ये बॉल एंड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट टाइप का ये जॉइंट होता है। बेसिकली एक जो बोन होती है उसका बॉल शेप होता है, और दैट इज द व्हिच बोन? कौन सी बोन का यहाँ पे बॉल शेप होगा?
हाँ, तो फीमर का बोल शेप रहेगा और दूसरी बोन जो है हिप उसका सॉकेट रहेगा और उस सॉकेट को क्या बोलते हैं हम एसिटाबुलम। ग्रीनोइड कैविटी आपके शोल्डर जॉइंट बनाती है, स्कैपुला का पार्ट होती है, यहाँ पे आपकी एसिटाबुलम होती है, याद रखना। मूवमेंट कौन कौन से रहेंगे, तो यहाँ पे तो मल्टी एक्सियल मूवमेंट करेगी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगा, एब्डक्शन एंड एडक्शन होगा, सर्कमडक्शन होगा, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होगा, मतलब मल्टी एक्सियल। क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, जैसे कि आपका ये वाला जॉइंट है तो आप आगे की तरफ करो, पीछे की तरफ, ये तो आपका फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो गया। आप इस तरफ बाहर घुमा रहे हो, अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, तो ये यहीं पे आप फील करोगे इस मूवमेंट को, है ना। तो इनवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, तो ये आपका एडक्शन और एब्डक्शन को हम बोल देते हैं। रोटेशन भी इस तरीके से कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया, कंप्लीट कर रहा है, तो सर्कमडक्शन। रोटेशन मतलब लेफ्ट साइड कर रहा है या राइट साइड कर रहा है, तो मल्टी एक्सियल मूवमेंट करता है, फील करोगे, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट फील होगा। और दैट जॉइंट इज द हिप जॉइंट, मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल मूवमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना आप लोगों को। सेकंड नेम इंपॉर्टेंट है, कोक्सियल जॉइंट। हिप जॉइंट का नेम कोक्सियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है, साइनोवियल जॉइंट का ही एक पार्ट है। मूवमेंट्स की बात करें तो मल्टी एक्सियल मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एब्डक्शन एंड एडक्शन, सर्कमडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल कौन सा होगा, जो अंदर की तरफ रोटेट होगा, मीडियल रोटेट होगा, मतलब क्या, अंदर की तरफ आएगा, बॉडी की मिडलाइन पोर्शन की तरफ आ रहा, मीडियल। लेटरल मतलब बाहर की तरफ जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा, लेटरल एस्पेक्ट पे जा रहा, दैट इज अ लेटरल रोटेशन। मूवमेंट जो वर्ड है उनसे क्वेश्चन आते हैं, जो मूवमेंट से रिलेटेड, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एब्डक्शन एडक्शन सर्कमडक्शन रोटेशन, इन सभी को अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है, सेपरेटली क्लासिफाई करके विद मींस इन सभी को क्लियर करके रखना, कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन नहीं रखना इनके अंदर। क्योंकि फ्लेक्शन किसे बोलेंगे, एक्सटेंशन किसे बोलेंगे, एब्डक्शन क्या होगा, एडक्शन क्या होगा, इन्वर्जन क्या होगा, एवर्जन क्या होगा, सुपिनेशन प्रोनेशन, सारे वर्ड आपको याद रखना। हैंड के प्रोस्पेक्टिव से अलग हो जाता है सुपिनेशन प्रोनेशन, आपके जो फुट है उसके प्रोस्पेक्ट से अलग हो जाता है, तो वो सभी चीजें याद रखना है। हो गया ये, चलिए यार भाई इसका तो आंसर ही साथ आ गया यार। चलिए हाँ ठीक है, इसका भी है, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, विच लिगामेंट इन नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नी जॉइंट इज लार्जेस्ट, है ना। ये आपका क्वेश्चन बन गया वापस, विच लिगामेंट इन द नी जॉइंट इज लार्जेस्ट, बताओ, सेम ऑप्शन है। बी जो है वो तो ठीक है, पहले का था। अभी लार्जेस्ट कौन सा होता है, लिगामेंट्स होते हैं आपके, तो यहाँ पर भी बी से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या फिर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। लार्जेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, मोस्ट इंजर्ड कौन सा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे नी जॉइंट को। तो कौन सा रहता है लार्जेस्ट, हाँ अभी तुक्का नहीं मारो, तो वो कौन सा रहेगा, नहीं बच्चों, इंटीरियर नहीं पोस्टीरियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। कौन से क्वेश्चन का, जो सेकंड बनाया कि विच लिगामेंट इन द नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट, बड़ा है, बड़ा मतलब लेंथ वाइज नहीं, स्ट्रॉन्ग है आपका जो नी जॉइंट है। अच्छा कौन सा जॉइंट आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट और अभी कैसे लार्जेस्ट जॉइंट है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट, दैट इज द नी जॉइंट। कभी भी हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट को नहीं बताए, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है वो आपका नी जॉइंट को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो नी जॉइंट होता है उसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो चारों तरफ ट्रेवल करते हैं, ज्यादातर आपकी बॉडी में यही काम होता है। अभी जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो उसमें मेनली रिस्पांसिबल है मेरा नी, है ना। तो जो नी जॉइंट होता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगामेंट होते हैं बड़े बड़े और 2 मेनिस्कस होती है, मेनिस्कस डिस्क लाइक कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है ना। तो 2 मेनिस्कस होती है और 2 आपकी सॉरी 4 आपके लिगामेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बनता है। यहाँ पे जैसे आपका नी जॉइंट है, ये एक बोन होगी ऊपर वाली, कौन सी ऊपर वाली बोन है, फीमर होगी, फीमर का लोअर एंड हो गया। ये आपकी नीचे वाली बोन होगी, टिबिया मेनली जुड़ती है, फिबुला नहीं जुड़ती है, ये इस तरीके से हो गया। ये बीच में आपका कैविटी बन रही है, साइनोवियल कैविटी, ये ऊपर वाली बोन होगी, ये नीचे वाली बोन होगी, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, बीच में। तो यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं, एक लिगामेंट इस तरीके से जुड़ता है, आगे से पीछे तरफ आता है, समझ पा रहे हो, एक लिगामेंट आपका इस तरीके से जुड़ता है, पीछे से आगे की तरफ आता है, 2 लिगामेंट जिनको पोस्टीरियर और इंटीरियर बोल रहे हैं, और 2 लिगामेंट होते हैं साइड में जुड़ते हैं। जो मीडियल रहता है आपके अंदर की तरफ इस तरफ, वो आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, और एक जो बाहर की तरफ होता है, ये नी जॉइंट है, इसके बाहर की तरफ यहाँ पे साइडों में, तो वो आपका लेटरल और वी कैन से कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल में है लेकिन साथ साथ में चल रहा है इसलिए कोलेटरल उसको बोला। तो मीडियली है वो मीडियली कोलेटरल लिगामेंट, और बाहर की तरफ है दैट इज लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। 2 लिगामेंट वो होते हैं, और 2 जो मेन लिगामेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर क्रूसिएट। क्रूसिएट जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है वो इसकी पोस्चर से है, क्योंकि ये सीधा नहीं होते हैं, ये क्रॉस से करते हैं, मैंने अभी बताया, आगे से होकर इस तरफ पीछे की तरफ आता है, वो आगे कनेक्टेड वो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, और जो पीछे से आगे की तरफ आता है वो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इनमें से देख ले, क्योंकि आपके चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा है कि पता नहीं सर हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं। ये जैसे आपकी बोन है, ये बोन है, ये बॉडी बोन का आपका मीडियल एस्पेक्ट हो गया, और ये आपकी बोन का लेटरल एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पर जो लिगामेंट है, यहाँ पर जो लिगामेंट वो कौन सा हो गया आपका, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये जो है आपका इस तरफ अंदर की तरफ, वो कौन सा हो गया आपका, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। यहीं पे आपका पीछे से आगे की तरफ आएगा एक लिगामेंट, यहाँ से इसके पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से कनेक्ट करेगा, पीछे वाले पोर्शन से आगे की तरफ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। और एक लिगामेंट आपको इस बोन को आगे की तरफ से कनेक्ट कर रहा है, इसको पीछे की तरफ कनेक्ट कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। तो वो कौन सा हो गया, क्योंकि आगे की तरफ कनेक्टेड, इसलिए एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। क्रूसिएट मतलब होता है क्रॉस, क्रॉसिंग ऑब्लिक वे के अंदर। तो ये इस तरीके से जॉइंट को बांध रखा है, और यहीं पे इसके इन बिटवीन 2 रिंग प्रेजेंट होती है कार्टिलेज की, यहाँ पे जिनको मेनिसेसम बोलते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में, है ना। और ये आपकी जॉइंट की मेन स्ट्रक्चर होती है आपके नी जॉइंट की, इसलिए नी जॉइंट को सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट ह्यूमन बॉडी के अंदर बोला जाता है, लार्जेस्ट जॉइंट के रूप में ये जाना जाता है। तो ये जो 4 लिगामेंट होते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो एंटीरियर की है। एंटीरियर क्रूसिएट ही स्मॉलेस्ट होता है, चारों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, जिसकी ज्यादातर इंजरी होती है ना। मोस्ट कॉमनली जो इंजर्ड लिगामेंट है इन योर नी जॉइंट, दैट इज द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट।
और लार्जेस्ट है वो पोस्टीरियर। हालांकि सारी डिटेल्स आगे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना। राइट आंसर हो जाता है मोस्ट इंजर्ड के अंदर कौन सा बन जाता है, तो आपका बी, दैट इज द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। बाकी जैसे लार्जेस्ट की बात करें तो आपका पोस्टीरियर है, और फिर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वापस आपका आंसर बी ही रहेगा, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इज द स्मॉलेस्ट लिगामेंट, है ना, ये आपको याद रखना। तो टोटल 4 लिगामेंट है नी जॉइंट के अंदर, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने इमेज भी है, इमेज को आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो ये आपकी बॉडी की इमेज होगी, और ये आपका लेटरल हो गया, इसका मतलब ये कौन सा आपका लेग है या कौन सा नी है, ये आप एंटीरियर एस्पेक्ट से बताना कि आप सामने से देख रहे हैं, तो ये कौन सा है, राइट और लेफ्ट, राइट, क्योंकि मीडियल ही है, मीडियल मतलब ये वाला एस्पेक्ट है, तो ये मेरा राइट नी हो गया, ये मेरा मीडियल एस्पेक्ट हो गया, ये लेटरल हो गया, और यहाँ पे ये लेटरल है, तो लेटरल साइड में इसलिए राइट नी की इमेज है, ये कौन सा हो गया, राइट नी। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिगामेंट्स है किस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये जो लिगामेंट आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, आगे से कनेक्टेड इस तरीके, तो आपका एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट हो गया। ये आपका पीछे से इस तरफ, पीछे आगे की तरफ आता है, पीछे से आगे की तरफ, तो आपका पोस्टीरियर क्रूसियल लिगामेंट हो गया। लेटरल वाला हो गया लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, साइड में जो जुड़ा हुआ है वो आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये वाली जो है वो आपकी दो रिंग बनती है, और उनको बोल दिया मेनिस्कस। लेटरल में है वो लेटरल मेनिस्कस, और मीडियल ही है आपके थाई के की तरफ है, मतलब आपकी बॉडी के मिडलाइन की तरफ है, तो वो मीडियली मेनिस्कस। मेनिस्कस पूछा जाता है कि कहां पर प्रेजेंट होती है, इसी से क्वेश्चन आता है, और कहीं प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो डिस्क होती है, कार्टिलेज की डिस्क बनी होती है, इनको बोला जाता है मेनिस्कस, है ना। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है आपकी इन योर नी जॉइंट, ह्यूमन बॉडी में नी जॉइंट में डिस्क शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली कार्टिलेज की बनी होती है। कहां प्रेजेंट होती है, नी जॉइंट के अंदर। क्या रोल रहता है इनका, तो आपके नी के अंदर किसी भी तरीके का जो शॉक लगे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टे डाउन हो रहा हूँ, तो मेरे जो नी पे शॉक लगा, नी पे शॉक इन द सेंस कि जो झटका लगा बेसिकली, उसको एब्सॉर्ब करने का जो रोल होता है वो ये प्रोवाइड करती है, कौन, मेनिस्कस। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कुशन के रूप में ये काम करती है ना, आपके जॉइंट में कुशन के रूप में ये काम करती है। और लिगामेंट आपके जॉइंट को टाइटली होल्ड रखते हैं, जो 4 लिगामेंट हम पढ़ रहे हैं वो आपके जॉइंट को टाइटली होल्ड रखते हैं, ये आपको याद रखना। नी जॉइंट टीबियो फिबुलर जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि मेनली टीबिया जुड़ती है, सॉरी फिबुलर नहीं, टीबियो फीमोरल, टीबियो फीमोरल, क्योंकि मेनली आपकी कौन सी जुड़ती है, यहाँ पे टीबिया जुड़ती है फीमर के साथ में, इसलिए टीबियो फीमोरल जॉइंट बोला जाता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द जॉइंट बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया। टीबिया और फीमर के बीच में जो होता है वो आपका नी जॉइंट के रूप में जाना जाता है। चलिए लिखिए इनके बारे में, अगली स्लाइड में लिगामेंट और मेनिस्कस के बारे में लिखते हैं हम। हाँ बिल्कुल, यही मैंने बताया था ना अभी बीच में कि दिखने के अकॉर्डिंग तो आपके जो लेटरल लिगामेंट है, लेटरल मतलब आपका साइड वाला, मीडियल वाला भी हो सकता है, लेटरल लिगामेंट भी हो सकता है, वो आपका साइज बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे रोल वाइज है ना। और जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो आपके जॉइंट को अच्छे से बांध के रखा है, वो आपका ये वाला है, पीछे तरफ ये दिख नहीं रहा, हालांकि पोस्टीरियर वाला, ये आपका पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है। और इमेज जो है अगर हम लेंथ वाइज देखें तो, क्योंकि हम इसको एक एस्पेक्ट से ही देख पा रहे हैं, और दैट इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ओनली, है ना। जब इन जॉइंट को हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं तो अंदर से जो लेंथ वाइज भी देखेंगे तो जो पोस्टीरियर लिगामेंट वो आपका पीछे की तरफ पूरा इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है। तो लेंथ वाइज अगर उसको सेपरेटली मेजर करें तो कहीं ना कहीं वो आपका बड़ा निकल के आता है, लेकिन हमें इमेज में क्योंकि एंटीरियर व्यू में यही बड़ा दिख रहा है साइज वाइज, बाकी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। लार्जेस्ट और आपका जो बड़ा रहता है सबसे साइज में लिगामेंट, दैट इज द पोस्टीरियर लिगामेंट। ये सेलेक्टिव चीजें हैं बच्चों, एग्जाम की बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें हैं। यहाँ से जब नी की इंजरी होती है, नी की जब इंजरी होती है तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, अनहैप्पी ट्राइड नाम से सिम्टम आते हैं, सुना है किसी बच्चे ने, अनहैप्पी ट्राइड, है ना। और अनहैप्पी ट्राइड के अंदर यही इसी में से 3 स्ट्रक्चर डैमेज होती है ना। अनहैप्पी ट्राइड के अंदर इन्हीं में से 3 स्ट्रक्चर आपकी डैमेज होती है, और वो 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, फर्स्ट वन, सेकंड वन होती है आपकी एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, और थर्ड वन होता है आपकी मीडियल मेनिस्कस। कहां पे है ये लिख ले, यूनिक चीजें हैं। नी इंजरी जब होती है, नी की जब इंजरी होती है तो वहां पे एक यूनिक सिम्टम देखने मिलता है, और बड़ा ही भयानक सिम्टम होता है, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन देखने मिलता है, और उन ट्राइड को बोला जाता है अनहैप्पी ट्राइड, अनहैप्पी ट्राइड, अनहैप्पी ट्राइड सीन इन द नी इंजरी। कौन कौन से 3 सिम्टम आते हैं, तो ये 3 सिम्टम बेसिकली 3 स्ट्रक्चर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे इनको ट्राइड बोला गया, सिम्टम से नहीं, स्ट्रक्चर के इन्वॉल्व होने से। तो 3 कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, एक होती है आपकी मीडियल क्रूसिएट लिगामेंट, सेकंड वन होता है आपका एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, और थर्ड होता है आपका मीडियल मेनिस्कस। ये इस तरीके से आपको याद रखना, अनहैप्पी ट्राइड, अनहैप्पी ट्राइड सीन इन द नी इंजरी। खास ये एग्जामिनर की नजर जा चुकी है, इसलिए हम लिगामेंट को थोड़ा शानदार तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, किसकी लोकेशन कहां पे रहती है, कौन सा मोस्ट इंजर्ड होता है, सबसे ज्यादा किसकी इंजरी देखने को मिलती है। और अनहैप्पी ट्रायड को याद रखने का सिंपल सा कंसेप्ट है, हालांकि यहाँ पर तो आपको कोई मैम नहीं आती, सारे सर ही आते हैं, लेकिन मैम आ रहे थे, आते हुए मैडम गिर गए, मैम बोलेंगे मैडम नहीं, मैम गिर गए और मैम के नी के अंदर इंजरी हो गई, है ना, ये कहानी है। मैम के नी के अंदर इंजरी हो गई, इसकी वजह से वो अनहैप्पी हो गई। तो नी इंजरी हुई किसकी, मैम की, मैम MAM, और वो ये आपके सामने कैसे आप याद रखेंगे, है ना, MAM, मैम, है ना। तो मैम की नी इंजरी हुई इसलिए वो अनहैप्पी हो गए, इस तरीके से याद रखिए। और मैम स्टैंड फॉर द मीडियल क्रूसियल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट, और आपका मीडियल मेनिस्कस। इस तरीके से ट्रिक बना के याद रखें ताकि चीजें थोड़ी इजी हो जाए आप लोगों के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है, तो हम नी को तो पहले हटा देते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में से, तो वो दोनों ही नहीं है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है वो दोनों को हटाने के बाद में तीसरा जो बचता है नी जॉइंट। ये आपको याद, कुछ कुछ यूनिक चीजें हैं जिनको बार बार रिवाइज करने की, बार बार याद रखने की जरूरत ही पड़ेगी बच्चों। हो गया आई थिंक, वो लिखे जो अलग से लिखा है नी इंजरी के अंदर अनहैप्पी ट्रायड सीन होते हैं, 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है वो अलग से लिखे, है ना, ये जो है वो यूनिक चीज है। लिगामेंट कौन कौन से होते हैं ये रख कर रहा हूं मैं,
लिगामेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो जैसे मैंने आपको चार बता दिया वही है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ बीच में ऐसे ही डाल दिया है ना कि सुपीरियर कोलेटरल लिगामेंट, इंफीरियर कोलेटरल लिगामेंट, ये तो होते ही नहीं है ना, ऐसा कुछ भी डाल दिया जाए तो आपको चार याद रखना कि कौन से होते हैं। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तीन ये दे दिया, एक कोई दूसरा दे दिया यहाँ पे, है ना, तो वो सारी चीजें आपको याद रखना, चारों को एसिड याद रखना। एंटीरियर क्रूशियल आगे से जो क्रॉस करता है, पीछे से जो क्रॉस करता है पोस्टीरियर क्रूशियल, मीडियली कोलेटरल जो मीडियली साइड में ट्रेवल करता है, और आपका लेटरली जो साइड में ट्रेवल करता है, तो चारों को इसी तरीके से आपको याद रखना है ना। और इन्हीं में मेंशन कर ले, हालांकि आपने लिख लिया होगा लेकिन ये वर्ड भी लिख ले, कौन सा एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, ये आपका मोस्ट इंजर्ड होता है, अभी देखा था हमने क्वेश्चन, यही आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, और लार्जेस्ट आपका पोस्टीरियर। ये जो वर्ड है इनको अलग से एड ऑन करें। और सिमिलर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कितनी सुंदरता से आपकी मेनिस्कस दिख रही है, इतनी सुंदर होती नहीं है, इस इमेज में ज्यादा सुंदर बना रखी है इनको, है ना। लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाती है अबाउट द नी जॉइंट। मेनिस्कस भी लिख ले कि सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग एट द नी जॉइंट, मीडियल मेनिस्कस एक, और सेकंड होती है आपकी लेटरल मेनिस्कस। हो गया ये। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, शॉर्ट फॉर्म से भी पूछ ली जाते हैं समटाइम, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म भी साथ साथ में लिख ले ब्रैकेट के अंदर। हाईएस्ट नंबर कितने थे पेपर में, किसके थे 79, किसके थे, क्लियरली बताना, झूठ नहीं बोला है। हिमांशु के, हिमांशु कौन, वो जो लड़का पहले से ही बता, क्या बात भाई, बिल्कुल अप्रिशिएबल है, क्लैपिंग बनती है बच्चे के लिए। हाँ, नहीं हिमांशु यहाँ पे पहले एक और था लड़का जो कुछ टेक्निकल चीजें संभालता था, उसका नाम भी शायद हिमांशु ही था। चलिए बिल्कुल 79 हाईएस्ट आए हैं, आप अप्रिशिएबल है, और कंटेंट आप सही सीख रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी आप लगातार बनाए रखें, और हमें उम्मीद है कि आप रैंक लाके देंगे जेएनसी को, नोट सेट में लाके देंगे। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंट रखना है बच्चे, कर सकते हैं। बाकी एवरेज हम बोले थे, एवरेज कितना रहा, 50 प्लस कितने बच्चों के थे, ईमानदारी से बताएं, 50 प्लस कितनों के थे, 50 प्लस, 50 प्लस ऑलमोस्ट सभी के थे, 50 अच्छा 50 से कम किसके थे वो बताएं ईमानदारी से, ईमानदारी से बताएं, कोई बात नहीं है ना, ऐसे ज्यादा सोचना नहीं था। चलिए 50 से कम थे, क्या रीजन रहा 50 से कम रहने का, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो 50 का 52 आई थिंक, हाँ 53 तो आपके स्केलेटल सिस्टम का ही है, और फिर भी आपके 50 से कम है तो सही बात नहीं है बच्चों, है ना, समझ नहीं पा रहे थे, लैंग्वेज समझे नहीं थे, काफी बच्चों के 50 से कम है, ये बात ठीक नहीं है ना, एक दो बच्चों के हो सकता है कम हो, के बीच में बंक मारते रहते हैं इधर से उधर, तो हो सकता है कि उनके कम हो, लेकिन काफी बच्चों के 50 से कम आए हैं। मैंने बताया कि ट्यूसडे क्लास पेपर में आपके 50 प्लस आ रहे हैं, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, 50 से कम आ रहे हैं तो बच्चों थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है ना, थोड़ा सा और पढ़ने की, थोड़ा सोचने की जरूरत है, तनाव नहीं ले, 50 से कम आए तो ज्यादा सोचना भी नहीं है, एटलीस्ट आपके 50 कुछ तो नंबर आए हैं, है ना, तो उनको थोड़ा पॉजिटिव लेके सोचना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है कि रोने धोने लग जाए सर 50 से नंबर कम क्यों आए हैं, होता है, धीरे धीरे आप चीजों को अडॉप्ट कर लोगे और उसके बाद में आप कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करोगे। ये इस बार 50 नंबर आए, अगली बार 50 नंबर नहीं आए, मतलब उससे ज्यादा ही आए, कम नहीं आए, उससे ज्यादा ही आप लोगों के आने चाहिए, थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है बच्चों, है ना। कंपेयर जब हम करते हैं तो कंपेरिजन ओनली हम नंबर से कर लेते हैं, है ना, कि एक स्टूडेंट के तो 79 आए, मेरे 40 आए, कंपेयर हम सीधा नंबर से कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 79 के पीछे उस बंदे ने कितनी मेहनत की है वो एक्चुअली विजिबल नहीं होती है ना। और 79 जैसे यहाँ पे आए हैं, या किसी भी बच्चे के 70 प्लस आए हैं, तो 70 प्लस आए तो एक्चुअल उन्होंने कितनी मेहनत की वो उन्हीं को पता है ना, वो आपके सामने नहीं दिखाते हैं, जैसे हिमांशु पीछे बैठा है तो हो सकता है आपके सामने नहीं दिखा तो, है ना, लेकिन वास्तव में जब आप घर पे देखो आप सो रहे हैं तो ये रेज़्यूमे पढ़ाई कर रहा होता है, ऐसा होता है भाई, है ना। हाँ, तो मैंने तो कहीं ना कहीं 79 आना, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको पेपर अलग से दे दिया है, लेकिन ये सेंस अप्लाई कर पा रहे, चीजों को पकड़ पा रहे, 79 आना छोटी बात नहीं है। नोट सेट 6 के जो टॉपर था उसके भी 79 ही थे, है ना, सच बात है ये, नोट सेट 6 के टॉपर के 79 ही थे, इसलिए मैंने बताया कि 80 प्लस आज तक नहीं गया नर्सिंग के इतिहास में, तो अच्छी रैंक है, अच्छे से प्रोग्रेस करते रहे बच्चों, लगातार ये कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए आप लोगों की। चलिए मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, तो मूवमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्लेक्शन रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा, स्लाइटली रोटेशन, मिडिल एंड लेटरली रोटेशन हो सकता है, मेनली आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही होता है, इसको यूनिएक्सियली बोलते हैं, लेकिन स्लाइटली लिखा हुआ है यहाँ पे कि हल्का फुल्का आपका जो नी है, हल्का फुल्का आपका नी जो है वो थोड़ा सा आपका वी कैन से रोटेशन कर सकता है, दैट इज स्लाइटली, बाकी मेनली होता है वो आपका किस तरीके का करता है, दैट इज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो ही आपको याद रखना है, मूवमेंट यूनिएक्सियली इसको बोलेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहे, इस पेपर में मैं देने वाला था, लेकिन एक्चुअली टाइम थोड़ा कम था, पेपर एक्चुअली पेपर आपका बड़ा होना था आज, लेकिन फिर क्लास का प्लान हो गया, ये क्लास अभी नहीं होती, आपका पेपर ही चल रहा होता है, वो प्लान हमने किया था, लेकिन फिर पेपर ट्यूसडे का पेपर क्वेश्चंस उस पैटर्न पे होते हैं, मॉडल पेपर आपका कंप्लीटली मेंस के अंदर आज होता है, हाँ मतलब हम बनाते एक्चुअली, आज का जो क्लास है मेरी जो ड्यूटी थी वो पहले इवनिंग ड्यूटी थी, फिर वो चेंज करवाई है ना, किसी ने बोला कि क्लास थोड़ी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, 25 से पहले करना होगा, तो वो थोड़ा ड्यूटी एडजस्ट करके अभी आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं, तो यहाँ पे आपका पेपर ही चलता अभी, तो वो थोड़ा पेपर की लेंथ बढ़ा दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने नाइट में क्वेश्चन प्रिपेयर करके 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखे थे, लेकिन उसमें से फिर क्योंकि पेपर हाफ ही हुआ तो 50 क्वेश्चन ही आप लोगों को 53 क्वेश्चन ही दिए गए थे आप लोगों को। अगले पेपर के अंदर आपको इमेजेस देखने को मिलेगी, इनमें से इमेजेस आएगी ताकि आप उस तरीके से भी प्रिपेयर होते रहे, है ना, हमारी तरफ से कहीं भी आपको डील नहीं दी जाएगी, आप लोगों को कंटिन्यू मेहनत करते रहता है ना, उस मेहनत में किसी प्रकार का कोई वीक पॉइंट नहीं आना चाहिए। चलिए ये कंप्लीट होता है बोन के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्ट बोन के बारे में, कार्टिलेज है,
कार्टिलेज बेसिकली बोन का पार्ट ही समझ सकते हैं, ये भी आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ही बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू द बोन। बोन के अंदर जो होता है वो कैल्शियम, बातें नहीं अभी, बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है वो अच्छे से डिपॉजिट रहता है, वहाँ पे ओस्टियोसाइट बड़ी मजबूती से बनी हुई रहती है। कॉन्ड्रोसाइट जो होती है, जो कार्टिलेज की सेल होती है, वो इतना बढ़िया तरीके से अरेंज नहीं होती है, इसलिए ये भी आपके बोनी टिश्यू ही है, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है, इनके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है, इसलिए इनको सॉफ्ट बोन के रूप में जाना जाता है कार्टिलेज को। स्पेशलाइज्ड फ्लेक्सिबल डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से आपकी बोन बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से आपकी कार्टिलेज बने होते हैं, लेकिन ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो यही है कि सॉफ्ट बोन किसे बोलते हैं, देयर इज अ कार्टिलेज। दूसरा बनता है इसकी जो सेल होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टिलेज की सेल कौन सी है ना, तो कौन सी रहती है, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट इज द मैच्योर कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट इज द इमैच्योर कार्टिलेज सेल। ये दो सेल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोन बोलते हैं, देन कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट इज द मैच्योर सेल और कैसे मैच्योर कार्टिलेज सेल, और कॉन्ड्रोब्लास्ट इज द योर इमैच्योर सेल। पेरिकॉन्ड्रियम आउटर कवरिंग ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे पेरिओस्टियम थी वैसे पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रा, कॉन्ड्रा वर्ड फॉर द कार्टिलेज है ना, ये जो वर्ड है आपका यहाँ पे कॉन्ड्रा, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कार्टिलेज, इसलिए यहाँ पे लिखा हो पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब चारों तरफ, किसके, कॉन्ड्रा, कॉन्ड्रा मतलब कार्टिलेज के, कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे पेरिओस्टियम वैसे पेरिकॉन्ड्रियम। एंड आउटर कवरिंग ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो बाहर की कवरिंग है, और बेसिकली कौन से, दैट इज योर कार्टिलेजिनस टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्डियम। फंक्शन क्या है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट और क्वेश्चन वगैरह का काम करता है, जो आपकी बोन के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जो कार्टिलेज होते हैं आपकी अदर स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके लेंस के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, वहां पे सपोर्ट देते हैं। आपके कार्टिलेज होते हैं, आपके वर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट, हमने पढ़ा था कल, तो वो कार्टिलेज के ही बने होते हैं, तो वो आपकी कैसे बोन को सपोर्ट देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बोन के साथ में ही लगभग जुड़े रहते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना। तो ये बोन को हल्का फुल्का फ्लेक्सिबिलिटी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, क्वेश्चनिंग है ना, ये आपको याद रखना। तो सिंपल सा फंडा, बस क्वेश्चन जो बनता है वो तीन चीजों पर लिखी हुई है, वो खास है जो आपको याद रखना। टाइप से भी देखेंगे, टोटल इसके तीन चार टाइप होते हैं, थोड़ा स्पीड में लिखिए। टॉपिक सारे कवर किए जाएंगे, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहे आप लोगों का, हमारी ये कोशिश है। बोन हम पढ़ रहे हैं तो बोन के साथ साथ कार्टिलेज हम डिस्कस कर लेते हैं, पेंडिंग कुछ नहीं है। हो गया ये, तुम्हारा नोटेड है, हाँ? चलिए लिख लीजिए, लेकिन आप लोगों का भी बिल्कुल प्राउड की बात है कि आप कंटिन्यू हर रोज दिखते हैं, है ना, और लगातार मेहनत कर रहे हो बच्चों, ऐसे ही करते हैं ना। हमारे हिसाब से कि आप मेहनत कर रहे हो, बाकी आपका और पर्पज ही हो सकता है लेकिन मेहनत कर रहे हो आप, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, अप्रिशिएबल है बच्चों। और ये मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, जब तक आप लोग सेलेक्ट नहीं हो, जो भी आपके पास टाइम पीरियड है तब तक लगातार लगे रहना। कार्टिलेज दैट इज सॉफ्ट बोन, मेन थिंग्स आपको याद रखना, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट। पेरिकॉन्ड्रियम इसकी कवरिंग होगी, और फंक्शन इसके जो सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, सपोर्ट, कनेक्टिविटी, कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरे बोन के साथ में, और सिंपली इसका क्वेश्चनिंग का काम हो जाता है। तो ये आपके सामने कार्टिलेज के बारे में हो गया था। देन नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स टोटल तीन टाइप के होता है। हाइलिन कार्टिलेज नहीं हुआ था, मतलब जब मैं पूछ रहा हूँ नहीं हुआ था बता दो, नहीं सर रोने की क्या बात है भाई। एक एक वर्ड लिखेंगे, एक एक स्पेलिंग नोट कर करके लिखेंगे, है? और ये भी हिंट रखे, स्पेलिंग भी सुधारते रहे, आने वाले एग्जाम में करेक्ट स्पेलिंग और आते हैं बीच बीच में क्वेश्चन, है ना, सीएच वगैरह के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो स्पेलिंग जो बड़े वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग भी सुधार के रखे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है ई ए ओ, कभी उल्टा सीधा करके आपके सामने पूछ लिया जाए, तो स्पेलिंग भी याद रखना आपको ना, जो बड़े वर्ड होते हैं उनकी। चलिए टाइप से टोटल तीन टाइप के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। इनके सब टाइप्स बन जाते हैं, मोटे मोटे जो है वो आपके तीन टाइप के होते हैं। इनमें से तीन क्वेश्चन यूनिक है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट और पाया जाने वाला कार्टिलेज दैट इज द हाइलिन कार्टिलेज, एग्जाम का सीधा क्वेश्चन। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है येलो कार्टिलेज, है ना, और एक बनता है व्हाइट कार्टिलेज। इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनती है वो येलो कार्टिलेज और व्हाइट कार्टिलेज के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये जो हो गया आपका हाइलिन कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी। देन जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो येलो कार्टिलेज, देन ये जो होता है आपका फाइब्रो दैट इज द व्हाइट कार्टिलेज, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हाँ, और बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज भी यही रहेगा आपका। हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी, ग्लासी, इसका जो अपीयरेंस होता है ग्लासी और ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, और विद द फाइन कोलेजन फाइबर्स। लोकेशन जो है नोज के अंदर, जो नोज की स्ट्रक्चर है आपकी सराउंडिंग वाली, इस नोज स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, लेरिंग्स के अंदर कोस्टल कार्टिलेज जो होता है वो हमने पढ़ा था, कोस्टल कार्टिलेज लोअर पोर्शन, और यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज था आपका, है ना, तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो ये है मोस्ट अबंडेंट। बाकी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये ग्लासी होता है, बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट टाइप का रहता है ना, और फाइन कोलेजन फाइबर से मिलकर बनता है। फाइबर से जो स्ट्रक्चर होती है उनमें जो फाइन कोलेजन फाइबर्स होते हैं उससे मिलकर बना होता है। लोकेशन नोज, ट्रेकिया, लेरिंग्स, कोस्टल कार्टिलेज। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, और दैट इज योर हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं उनमें खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। जितने भी टाइप के कार्टिलेज होते हैं वो सराउंडिंग जो टिश्यूज होते हैं वहां से ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह रिसीव करते हैं, है ना, तो ये भी आपको याद है। जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर खुद की ब्लड सप्लाई नहीं रहती है, जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वहां से वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह रिसीव करते हैं, और वहां से रिसीव करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, थोड़ा सा और डिटेल से हम जाने तो, मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव मैकेनिज्म, एक्टिव मैकेनिज्म, ये सब पढ़ते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर।
चलिए ये भी सब्जेक्ट होता है क्या? तो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू करेगा ना, क्योंकि जो पास वाला ऑर्गन है उसके अंदर कंटेंट ज्यादा है तो वहां से लीक होकर इसके पास आएंगे, तो डिफ्यूजन का सिद्धांत भी ये होता है। विसरण बोलते हैं, विसरण, ऑस्मोसिस परासरण। विसरण में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आइदर दे आर गैसेस और दे आर सॉलिड और दे आर लिक्विड से ट्रांसफर होता है टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हाई से लो की तरफ जाना, हाई से लो की तरफ जाना, दैट इज डिफ्यूजन, विसरण, रिसाव होना। लेकिन ये जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं, तो जैसे आप हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कॉमन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे भी कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? वहां पे डिफ्यूजन नहीं करता, याद रखिए वहां पे ऑस्मोसिस काम करता है ना, जो अपनी तरफ खींचता है। वहां पे दो मेटर काम करते हैं, तो वो चीज आपको याद रखना, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सॉल्यूट की हाई होती है तो उससे वो खींचता है वाटर को मेनली, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस के जो सिद्धांत होते हैं वो भी आप लोगों को याद रखना, डिफ्यूजन आपको याद रखना है, सिंपल वर्ड है, बस वर्ड को मीन से याद रखना आप लोगों को। जो हाईलाइटेड है उनको खास लिखे, मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, कार्टिलेज होते हैं उन सभी कार्टिलेज में से ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये इसमें यूनिक पॉइंट है। डन। नेक्स्ट आपका इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिसिटी जिसमें प्रेजेंट होती है, येलो कार्टिलेज जिसको हम बोल रहे हैं, येलो अपीयरेंस इसका रहता है, स्ट्रक्चर कंटेन द येलो डेंस नेटवर्क ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स इन द एडिशन टू द कोलेजन फाइबर्स। लोकेशन जो है इसकी आपकी एक्सटर्नल ईयर और एपिग्लोटिस के अंदर मेनली लोकेटेड रहता है, दैट इज योर इलास्टिक कार्टिलेज। फंक्शन की बात करें, मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर व्हाइल अलोइंग द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब शेप और स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, दोनों चीजें हैं कि फ्लेक्सिबल जब कर रहे हैं तभी हो रहा है, अदरवाइज वापस अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है, दोनों चीजें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल है तो ओनली फ्लेक्सिबल की पढ़ाई है, फ्लेक्सिबिलिटी विद मेंटेन द शेप, फ्लेक्सिबल है मैंने वापस इसको जोड़ा दिया, इसने वापस शेप ले लिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल अलाउ मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर व्हाइल अलाउइंग द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल भी है और शेप को मेंटेन करके भी रख रहा है, तो ये इसके बारे में प्रॉपर्टी भी हो जाती है, फंक्शन भी हो जाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज, येलोइश कार्टिलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, येलोइश कार्टिलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। येलोइश मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ब्राइट येलो ही देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का ये येलोइश जो कलर होता है, बेसिकली यहाँ पे जो नेटवर्क बनता है ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, वो हल्के फुल्के येलोइश रहते हैं, इसका मतलब हाइलीन ब्लू नहीं, वहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट लिखा है ना, ट्रांसल्यूसेंट मतलब कलरलेस हम बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया वो तो ग्लासी हो गया, ग्लासी बढ़ता है उसका मींस ग्लास लाइक। हाँ तो ट्रांसल्यूसेंट में आप लाइट ब्लू उसको मेंशन कर सकते हैं ना। नहीं रखना है, कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल अपनी बात रखनी है बच्चों, डाउट लेके नहीं जाना, बिल्कुल रखना है। मकर संक्रांति अभी तो ठीक है, इतना लगता नहीं है, लेकिन जो बचपन में मनाते थे आप लोग, है ना, एक अलग ही लेवल पे होता था, है ना। अभी ठीक है, थोड़ा मेच्योर होने लगे, थोड़ा फ्यूचर को सोचने लगे, इसलिए वो सब चीजें पीछे रहेगी। ये काइटिंग वाइटिंग तो सब यहाँ पे होता है, गांव में काइटिंग वाइटिंग नहीं हुआ करती थी। गांव में तो क्या क्या आपके चलते थे, सितोलिया, है ना, गोटा ये सब खेला करते थे, गिल्ली डंडा, तो हाँ गोटाधड़ी बिल्कुल भाई हम तो खेलते थे, और क्योंकि डे भी ठीक है और अभी हमने नी इंजरी पड़ी है, फिर आप बोलोगे सर आप अपना एग्जांपल देके बताते हैं, तो सेम डे हम वहाँ पे यही गोटाधड़ी जो बेसिकली हम बना लेते हैं, वो कपड़े की गेंद बना के इतनी मोटी सी, और उसको एक दूसरे के माथे बोल लगे और गेंद बना के अपने अपनी जो बेसिकली अभी तो उसको हम गोल वगैरह बोल लेते हैं, लेकिन पहले वो हमारे सामने लकड़ी होती थी, तो अपना अपना लट अपने पास पास लेके उसको मारते इधर से उधर, वो उधर से मारा, वो होश नहीं था कि भाई सामने वाले के लग जाएगा, है ना, इसके लग जाएगा उसके लग जाएगा, तो ये भी एक लाइफ थी, उसकी वजह से भी नी इंजरी हो रही है हमारे तो, है ना? तो वो सारी एंजॉय की, लेकिन अब सब पीछे रहेगी। अभी ओनली ये सब मोबाइल में देखने को मिलता है, या ज्यादा से ज्यादा आप सिटी में आगे तो क्या कर लोगे, छत पे आप साउंड बजा के एक दूसरे को मिठाई खिला दोगे और काइटिंग मतलब पतंग वगैरह उड़ा लोगे, उससे ज्यादा वो कहानियां खत्म है ना। मौका मिले तब गांव परिवार में जाए, घर परिवार के पास में जाए और उस चीजों को एंजॉय करे, है ना, मौका नहीं मिलता है सर अभी तो। चलिए सेकंड हो गया इलास्टिक कार्टिलेज, थर्ड वन इज द फाइब्रो कार्टिलेज आल्सो नोन एज द व्हाइट कार्टिलेज। क्या हुआ, गोटादरी खेलना अभी, इज आल्सो नोन एज द व्हाइट कार्टिलेज, कार्टिलेज पढ़ लो नहीं तो अपने कार्टिलेज बचा नहीं पाओगे। स्ट्रक्चर ठीक है, कोलेजन फाइबर लेस प्रिम देन द हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की तुलना में कम प्रिम होते हैं, मतलब थोड़े हार्ड होते हैं, वो ग्लासी थे, ट्रांसल्यूसेंट थे, थोड़े लचीले थे, ये थोड़े हार्ड होते हैं, है ना, आपके फाइब्रो कार्टिलेज। लोकेशन जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई, पीपी सिम्पाइसिस हो गया। फंक्शन की हम बात करें तो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड हैंडल हेवी प्रेशर, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फाइबर्स के बने होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज के रूप में जाने जाते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार्टिलेज होते हैं वो आपके फाइब्रो कार्टिलेज रहते हैं। व्हाइट कार्टिलेज इनको बोला जाता है, येलो कार्टिलेज आपके इलास्टिक कार्टिलेज, और हाइलिन कार्टिलेज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द कार्टिलेज। ये भी एक शॉर्ट व्यू हो गया हमारा कार्टिलेज के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ याद नहीं रहे, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है एटलीस्ट वो तो आप लोगों को याद रखना ही है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है।
हो गया? चलिए, पेंडिंग है कुछ? लिख लीजिए। पीछे 4-5 लोगों ने बड़ी यूनिटी बना रखी है यार, क्योंकि एक साथ बोलना है कुछ वैसा होता। चलिए, लिख लीजिए जो भी पेंडिंग है आपका, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों ने देख ही ली है। डायग्नोसिस बेसिकली हम डिजीज के साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं वो हम यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है आप लोगों के ना। एक्सरे से रिलेटेड आपका आर्थोसेंथेसिस है, आर्थोस्कोपी है, डेक्सा स्कैन है, उन सब के बारे में थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ताकि डिजीज कंडीशन में जब हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी साथ साथ में और जो यूनिक टेस्ट होते हैं वो हम डिजीज के साथ साथ में देखेंगे। एनक्लेस का भी यही पैटर्न होता है, एनक्लेस के अंदर पहले आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेते हैं, देन डायग्नोसिस, उसके बाद वो डिजीज कंडीशन को लेता है, देन वो मेडिकेशन लेता है। इस तरीके से बना रखा है एनक्लेस के अंदर। चलिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम के, उससे पहले आपका पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी कुछ डाउट्स है आप लोगों के। फटाक से जो 53 है, एक रैपिड वे से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर ने बोला भी है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकाल के पेपर डिस्कस किया जाए, है ना। जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी डाउट था, उल्टा है लेकिन सही कर दिया होगा आप लोगों ने ऑलमोस्ट। क्या भाई? हाँ ठीक है, मैं सभी बता रहा हूँ, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो उस टाइम फ्रॉम द 1 टू टिल 53 तक हम डिस्कस कर लेते हैं सुपरफिशियली जल्दी से। Which of the following is the correct sequence of the ear or cycle from oval window to tympanic membrane? मतलब पीछे वाला रिवर्ट वे पूछा गया है ना, ओवल विंडो से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उल्टा पूछा है, उल्टा बताएंगे तो मिस हम पढ़ते हैं, उसका सिम हो जाएगा, मिस का यहाँ पे सिम हो जाएगा, तो स्टेपिस आपकी पहले आएगी, देन आपकी इंकस और मेलियस, इसलिए यहाँ पे सी राइट आंसर है ना। बाकी जनरल में आपको किस तरीके से याद रखना, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। सेकंड है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस, लार्जेस्ट इज हाँ फीमेल, लार्जेस्ट कौन सी होती है? फीमेल होती है। थर्ड है मेलियस इज कनेक्टेड टू द स्टेपिस, व्हाई? किसके थ्रू कनेक्ट होती है? तो किसके थ्रू? फाइब्रस जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, या कार्टिलेज जॉइंट और बोन? तो किसके थ्रू रहती है? मेलियस होती है स्टेपिस के साथ, साइनोवियल जॉइंट नहीं होगा यहाँ पे? साइनोवियल जॉइंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक दूसरी बोन आती है, उस बोन के साथ में नो डाउट आपका साइनोवियल जॉइंट रहेगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ वो दूसरी बोन के साथ जुड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन में हल्का सा जो ट्विस्ट है, जो आपकी बोन है ये जैसे मेलियस है, और यहाँ पे पूछा है कि ये मेलियस जो है वो आपकी स्टेपिस के साथ में कैसे कनेक्टेड होती है, तो ये इस बोन से कनेक्ट होती है, तीसरी बोन से कनेक्ट होती है। ये जो जॉइंट है नो डाउट साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन बीच में बोन तो आएगी ना भाई, इसको और इसके बीच में कौन सा जॉइंट होगा? कोई जॉइंट नहीं है, तो साइनोवियल जॉइंट आपका आंसर नहीं है ना। राइट आंसर जो है वो बोन सही है, और बोन का नेम की हम बात करें तो कौन सी बोन? इंकस, बिल्कुल इंकस रहेगी यहाँ पे। देन व्हाट है डैमेज टू द ईयर और साइकिल कैन रिजल्ट इन द व्हिच टाइप ऑफ द हियरिंग लॉस? ये तो सीधा सा है, आपके सेंसरी सिस्टम से है ना। सेंसरी जो सेंसरी हियरिंग लॉस होती है वो आपके वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के मेनली डैमेज होने की वजह से होती है। बाकी आपका जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके डैमेज होने की वजह से, है ना? जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें आपके सबसे बढ़िया जो यहाँ पे है दैट इज द बोन, है ना, मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर, और आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाती है तो वहां पर भी आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी। ओवल विंडो में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां पर भी आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही होगी, है ना? जब तक नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तब तक आपका सेंसरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। Then the fifth one is the hyoid bone is located at the which vertebral level in the neck, that is the C3, वन नहीं है। 2 के साथ आप हल्का फुल्का कंफ्यूज हो सकते हैं, C1 थोड़ा आपका ऊपर की तरफ हो जाता है, अरे आपकी खोपड़ी का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, C1 आपका यहाँ पे रहेगा तो आपकी इस तरफ जो की तरफ आता है, और आपकी हाइड वो यहाँ पे है ना। आपकी जो हाइड होती है वो यहाँ पे रहती है, बिटवीन द आपके मैंडिबल और लेंस यहाँ पे रहती है ना। तो हाइड बोन है, अगर आप इस C1 को हटा लेते हैं तो C6 और C9 तो वैसे भी नहीं बनेगा आंसर, C9 तो कुछ होता ही नहीं है, C9 होता है कुछ, C7 तक होता है, देन वो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, C6 होगा नहीं यहाँ पे, एक रह जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 6 नंबर का है हाउ मेनी इंडिविजुअल ट्रू रिब्स आर कंसीडर्ड डेक्स्ट्रो डायरेक्शन ऑफ द रिब केज? 7 क्या? 7 इंडिविजुअल, दो जगह लिखा हुआ है, एक लिखा हाउ मेनी इंडिविजुअल ट्रू रिब्स, इंडिविजुअल ट्रू रिब्स आते हैं आपके माइंड में आया होगा, इंडिविजुअल मतलब 7 + 7 दैट इज 14, लेकिन आगे और पढ़ना था बच्चों इसको यार, कंसीडर इन द डेक्स्ट्रो डायरेक्शन, डेक्स्ट्रो वर्ड मींस क्या होता है? राइट साइड, तो राइट साइड में इंडिविजुअल ट्रू रिब्स कितनी होती है, ये क्वेश्चन था आपका, और दैट इज द 7। समझ पा रहे हो? डेक्स्ट्रो जो वर्ड होता है उसका मींस होता है राइट, और इसीलिए हम जो आपका हार्ट होता है उसकी एक पोजीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है इसका हम बोल देते हैं कि आपका जो हार्ट है यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है, वो राइट साइड में आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। और लेफ्ट साइड के लिए क्या आता है? हाँ ये भी याद रखें, लेफ्ट साइड के लिए क्या आता है? जो नॉर्मल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है, लेवोकार्डिया। ये नॉर्मल है, वो अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये अबनॉर्मल है। डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड, राइट साइड में इंडिविजुअल ट्रू रिब्स कितनी है? तो राइट साइड में इंडिविजुअल ट्रू रिब्स आपकी 7 है, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 7 इंडिविजुअल, 7 पेयर नहीं, 14 रिब्स नहीं, 12 पेयर नहीं। कितने बच्चों ने इसको राइट किया? हाँ कोई बात नहीं, चलिए कुछ ने तो सही किया है। विच रिब्स आर कंसीडर्ड फ्लोटिंग रिब्स, ये कितनों ने सही किया? सही हुआ है। हाँ, जब आप एलिमिनेट करते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है, और यहाँ पे क्या है कि कौन सी आपकी फ्लोटिंग रिब्स है, तो ऊपर से हम काउंटिंग करेंगे, मैंने काउंटिंग बताई थी फ्रॉम द 1 टू 12, तो ऊपर से हम लेंगे, तो ऊपर से सुपीरियर अगर हम लेते हैं तो 11 और 12 नंबर की आती है, लेकिन अगर आप नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 1 और 2 इस तरीके से। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 1 एंड सेकंड फ्रॉम द सुपीरियर, सुपीरियर से 1 और सेकंड तो कौन सी रहेगी? ट्रू रिब्स, तो ये तो होगा नहीं। देन 11 एंड 12 पेयर फ्रॉम द इंफीरियर, तो वापस वही ट्रू रिब्स आ गई, अरे नीचे से काउंटिंग करोगे तो आपकी 11 और 12 तो यही होगी ना, जो पहली और दूसरी है। इंफीरियर काउंटिंग आप कर रहे हो तो वही वापस आ गई, पहली और दूसरी के नीचे से, जैसे यहाँ से मैं काउंटिंग करूँ तो वो जो लास्ट वाले बचे हैं वो बेंच है, वो यहाँ से 10वें 12 नंबर की होगी, वहां से ऐसे करूँ तो पहले नंबर की हो जाएगी, ये 12 नंबर, तो वो सीक्वेंस है यहाँ पे। सी लिखा हुआ फर्स्ट एंड सेकंड पेयर फ्रॉम द इंफीरियर, इंफीरियर से फर्स्ट एंड सेकंड पेयर फ्रॉम द इंफीरियर, तो नीचे से पहला दूसरा पेयर कौन सा है? तो यहाँ से पहला और दूसरा, दैट इज फ्लोटिंग। देन तीसरा और चौथा और पांचवा आपका फॉल्स, देन आपके जो रिमेनिंग 7 है वो आपके ट्रू बन जाते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे सी था। डाउट क्लियर है? चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर का विच रिब इज कंसीडर्ड द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड, कौन सी आपकी शॉर्टेस्ट होती है, सबसे कर्व्ड होती है, मतलब छोटी है इसलिए वो कर्व बनी है, तो कौन सी है? लार्जेस्ट रिब कौन सी है? बताया था 7 नंबर की, 7 नंबर की जो रिब होती है वो लार्जेस्ट रहती है, मैंने बताया था। सेकंड लार्जेस्ट आपकी 8 नंबर की होती है,
देन उसके बाद में अच्छा सेवंथ को लार्जेस्ट रिप बोला, सेवंथ लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी सेवंथ नंबर की रिप से होती है, बताया था, याद रखना सभी चीजों को। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का, द रिब दैट आर्टिकुलेट विद द स्टेनम एट द लेवल ऑफ द स्टेनम एंगल इज द फर्स्ट इज सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें आप थर्ड और सेकंड में कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ करके वहां पे बताया था। यानी जो मेनू होता है वो इस तरीके से आपका बनता है, ये जो मेनू होता है वो इस तरीके से बनता है, ये फिर आपके स्टेनम का सातवां वाला पोर्शन बनता है, तो यहाँ पे आपकी मेन बोन बन जाती है, किसी किसी एनाटॉमी में यहाँ पे जुड़ी होती है बोन और किसी किसी के यहाँ पे ओवरलैप हो जाती है, तो ये आपको सेकंड रिप को ही कंसीडर करना है। और वही यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि द रिप दैट आर्टिकुलेट विद द स्टेनम एट द लेवल ऑफ स्टेर्नल एंगल, और स्टेर्नल एंगल को हम क्या बोलते हैं और दूसरा नाम एंगल ऑफ लुइस, एंगल ऑफ लुइस, एंगल ऑफ लुइस द सेकंड नेम फॉर द स्टेर्नल एंगल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल ये है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, सेकंड रिप। और यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये तो सेकंड रिप्स हो गया, इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, हाँ तो आपकी जो 12 रिप्स होती है तो उसके बीच में स्पेस कितने हो गए, 11 रहेंगे। जैसे ये 4 है तो 4 के बीच में स्पेस कितना, 1 2 3 3 है, वैसे 12 रिप्स है तो 12 रिप्स के बीच में स्पेस कितने होंगे, 11। और ये जो स्टेर्नल एंगल है, एंगल ऑफ लुइस है, कौन से इंटरवर्टिबल इंटरकोस्टल स्पेस के पास में रहता है, तो फिर कौन सा आंसर बनेगा, सेकंड, बिल्कुल सेकंड ही रहेगा। जो जैसे मैंने आपको इमेज बताई थी अभी, तो जो फर्स्ट वाला होता है, ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट रिप जो है आपकी इस तरीके से ना, ये जो एंगल बन रहा है, तो ये जो फर्स्ट रिप है वो तो पूरी यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये जो स्पेस है वो फर्स्ट हो गया, और ये जो है सेकंड स्पेस बन गया, ये आपकी एक रिप होगी, ये दूसरी रिप होगी, तो ये जो स्पेस इन बिटवीन, ये स्पेस, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड स्पेस है, तो दोनों स्पेस आपको याद रखना। स्पेस की बात करें तब भी आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। 9 हो गया। देन 10, विच पार्ट ऑफ द स्टेनम आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल एक्सेप्ट, कौन सा पार्ट आपका स्टेनम का आर्टिकुलेट होता है क्लेविकल के साथ में एक्सेप्ट, ये भी कैसा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है, क्योंकि जो स्टेनम होती है और वह क्लेविकल पे एक जगह ही जुड़ती है, और वो कौन सी है, मेनुब्रियम। तो आपका जो स्टेनल शाफ्ट है और जिकोड है वहां पे नहीं जुड़ती है, भाई क्लेविकल कहां जुड़ती है, ये आपका स्टेनम है, ये आपका मेनुब्रियम है, तो यहीं पे आपकी क्लेविकल जुड़ेगी। स्टेनल शाफ्ट और जिकोड प्रोसेस दोनों पे नहीं जुड़ती है, तो दो भी एक्सेप्ट हो सकते हैं ना भाई एक साथ, जैसे कि डी में लिखा हुआ कि ए पे भी नहीं जुड़ती है, सी पे भी नहीं जुड़ती है, वो एक्सेप्ट हो गया, इसलिए डी यहाँ पे आंसर है। ए को पकड़ोगे तो गलत करोगे बच्चों, पूरा पढ़ना है। ऑप्शन बी आपको चारों पढ़ना है ना, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े जिस बच्चे ने उसका ये भी गलत हुआ है, जिस बच्चे ने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े उसका ये भी गलत हुआ है कि सर मेनुब्रियम के साथ तो जुड़ती है, स्टेनल शाफ्ट के साथ कहां जुड़ती है, तुरंत ए टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, है ना। तो ये गलतियां नहीं करें, चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत बनाना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आदत बनाना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। 11th नंबर का है रिप्स आर आल्सो कॉमनली नोन एज, रिप्स को क्या बोलते हैं, कोस्टे। तो ये हिंट आपको यहाँ से मिलती है, जैसे इस पेपर में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ कुछ वर्ड है जो हम जब थ्योरी पढ़े थे उस टाइम कवर नहीं हुए थे, तो वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यही आपका बेनिफिट होता है ट्यूसडे पेपर का, कि जब हम ट्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमने थ्योरी के अंदर सब कुछ कवर नहीं किया, और थ्योरी की क्लास है तो वहाँ पे ओनली जो पिक पिक पॉइंट होता है वही हम डिस्कस करते हैं, जो रिमेनिंग होता है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाता है। देन 12 नंबर का, द टर्म कोस्टल कार्टिलेज रेफर्स टू द कार्टिलेज कनेक्टेड टू द रिब एंड स्टेनम, उसी को ये बोलेंगे कोस्टल कार्टिलेज या कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द क्लेविकल, कार्टिलेज बिटवीन द वर्टिब्रा और कार्टिलेज ऑफ द स्कैपुला। तो ये तो आपका सिंपल है, जैसे आपका रिब से रिलेटेड कोस्टल कार्टिलेज हम किसके लिए, कोस्टल बॉडी आपका रिब के लिए है, तो रिब के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं दैट इज कोस्टल कार्टिलेज। व्हिच रिब्स आर समटाइम कॉल्ड वर्टिब्रो स्टेनल रिब्स, वर्टिब्रो स्टेनल, वर्टिब्रा के साथ भी जुड़ी हुई है और स्टेनम के साथ भी जुड़ी है। वर्टिब्रा के साथ जो रिब्स का पार्ट जुड़ता है वो कौन सा रहता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर, हेड या बेस, दोनों कैसे जुड़ेंगे, कौन सा पोर्शन जुड़ता है वर्टिब्रा के साथ में, हेड वाला जुड़ता है, रिब का हेड वाला पोर्शन पीछे की तरफ जुड़ता है, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो रिब का जुड़ता है वो इसका बेस वाला पोर्शन जुड़ता है, रिब का बेस वाला पोर्शन एंटीरियर रिब केज पे जुड़ता है, पोस्टीरियर रिब केज के पास में आपकी रिब का हेड वाला पोर्शन जुड़ता है, याद रखें, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो टू रिब्स को हमने क्या बोलते हैं, दैट इज वर्टिब्रो स्टेनल रिब्स। फ्लोटिंग को हम क्या बोल देते हैं, वापस रिवाइज करो तुरंत, तो फ्लोटिंग को हम क्या बोल देते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल, और जो आप नहीं फ्लोटिंग को ओनली वर्टिब्रल, और जो फॉल्स है उनको हम क्या बोल देंगे, हाँ वर्टिब्रो कोस्टल रिब्स या सॉरी कॉन्ड्रो वर्टिब्रल रिब्स, नॉट कोस्टल, कॉन्ड्रो वर्टिब्रल रिब्स, कॉन्ड्रो फॉर द कार्टिलेज एंड देन वर्टिब्रा। नेक्स्ट आपका है दैट इज द 14 द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द चेस्ट रेफर इज द रिब केज। इसमें तो कंफ्यूजन, ये तो गलत नहीं हुआ किसी का। 15 नंबर, हाउ मेनी वर्टिब्रा प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन स्पाइन एक्सेप्ट कॉकिक्स, कितने, 25। अब यहाँ पे भी अगर आप कॉकिक्स तक नहीं जाते हैं तो 26 कर देंगे, ईमानदारी से बताओ 26 कितनों ने किया, 26 कितने बच्चों ने किया है, गलत कितने बच्चों ने किया इस क्वेश्चन को, ऐसे बताओ। हाँ चलिए, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मैं लास्ट तक आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन मार्क तक आप लोगों को जाना है। और यहाँ पे कॉकिक्स जो कि अडल्ट के अंदर है ना, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं इन केस ऑफ द नियोनेट, इन केस ऑफ द नियोनेट सेम क्वेश्चन है, अडल्ट की जगह नियोनेट का है, कितनी रहेगी, पता गया आप लोग, इन केस ऑफ द नियोनेट, और यहाँ पे कितने, कौन सा रहेगा, ये, क्योंकि 4 फ्यूज होके बनाती है। अरे कोकिक्स को एक्सेप्ट करें मतलब 4 बॉन्ड नहीं है, 4 बॉन्ड माइनस होगी, फिर 33 में से 4 बॉन्ड माइनस होगी तो दैट इज 29। तो इन केस ऑफ द इनफेंट 29 राइट आंसर बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो अडल्ट में 26 है, बच्चों में 33 होती है। क्या पूछा गया है, क्या आपने पढ़ रखा है, दोनों को मिक्स करके कैसे इंप्लीमेंट करना है, वही बच्चों सीखना आप लोगों को। 16 है द लार्जेस्ट वर्टिब्रा इन द स्पाइन आफ्टर द लंबर एरिया, लंबर के बाद में कौन सी है, थोरेसिक, ओनली लार्जेस्ट पढ़ा है तो लंबर के साथ में हम चले गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी देर का है लंबर, लेकिन लंबर के बाद में पूछा है ना, तो लंबर के बाद में सेकंड नंबर पे दैट इज थोरेसिक। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस, एक्सिस नहीं करे, एटलस ही है, कहानी मैंने बताई, याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा का अलग से फीचर क्या है, तो हाँ बिल्कुल सी राइट आंसर है। हार्ट शेप की कौन सी होती है, तो थोरेसिक को कैसे याद रखना है कि थोरेसिक केज के अंदर आपका हार्ट लोकेटेड होता है, तो उसकी जो वर्टिब्रा की बॉडी का शेप है ये, वर्टिब्रा के अलग अलग पोर्शन होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेमुले और पेडिकल,
वर्टिब्रल आर्क अलग अलग पोर्शन होते हैं, कहां पर ये जुड़ी हुई रहती है वो आपको याद रखना। और किसका शेप की यहाँ पे बात करें, दैट इज द वर्टिब्रल बॉडी, जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, वही कनेक्ट करता है, उसी की वजह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो बॉडी वाला मेन पोर्शन हो गया। देन 19 द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना इज फॉर्म बाय, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना किसके द्वारा बनता है ये बताओ। तो ये जब मैंने बताया था इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था, दो फोरामिना हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो आपका वर्टिब्रल फोरामिना, एक है इंटरवर्टिब्रल, है ना। तो वर्टिब्रल फोरामिना तो कौन सा हो गया कि वर्टिब्रा के बीच में ओपनिंग है, उस ओपनिंग के थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल कर रहा है, दैट इज अ वर्टिब्रल फोरामिना। लेकिन इंटरवर्टिब्रल फोरामिना एक वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा, ये इस तरीके से वर्टिब्रा थी, पीछे की तरफ जो जुड़ी थी वो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई, आगे की तरफ ये जो थी बीच में जो थी आपकी स्पाइनस प्रोसेस, साइड में है आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसी तरीके से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो आगे वाला पोर्शन जहां से नर्व बाहर की तरफ निकल रही थी, अरे ये जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है इसी से आपकी नर्व बाहर की तरफ आती है और अंदर जाती है, आती है मतलब मोटा है, और सेंसरी मतलब जाती है। तो जिस जगह से जाती है वो आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ही है। और ये कहां पे रहता है, तो पीछे वर्टिब्रा की जो लास्ट का पोर्शन है, दैट इज द पेडिकल। याद करो वो 5 साल पहले की बातें हम जो हमने डिस्कस की थी, 5 साल ही हो गया आप लोगों के लिए, इतना जल्दी कैसे बोल सकते हैं बच्चों। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, ये जो है और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे फोरामिना हो गया। और ये जो पोर्शन है ये हमने डिस्कस किया था पेडिकल है, ये जो है वो लेमिना है, और ये आपकी आर्क बन रही है, ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस होगी, ये और ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे है, आप सपोज करके आप खुद भी इसका आंसर बना सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से ही आपकी नर्वस टिश्यू कनेक्टेड होते हैं, अरे नर्व भी नर्वस टिश्यू ही है ना, तो वो उसी से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कहां से निकलेंगे, इधर से बाहर आएंगे। और ये जो पोस्टर है यहाँ पे, ये कौन सी पेडिकल, तो पेडिकल के बीच में एक पेडिकल इस वर्टिब्रा का, दूसरा पेडिकल इस वर्टिब्रा का, और उसके बीच में जो फोरामिना दैट इज द इंटरवर्टिब्रल, और उसी को ऐसे भी लिख ले इंटरपेडिकल फोरामिना, इस तरीके से लिख ले इस पेपर के अंदर, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को इंटरपेडिकल फोरामिना लिख ले ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पेडिकल के बीच में होता है लेमिना, पीछे वाला पोर्शन बन जाता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस साइड वाला पोर्शन बन जाता है, और आपकी स्पाइनस प्रोसेस पीछे वाला पोर्शन बन जाता है। तो सभी को अलग अलग याद रखें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तब इधर देखो, जो आप ओ करते हो, आप बीच बीच में शाउटिंग करते हो, तो फिर वो कुछ काम नहीं आती बच्चों, उस टाइम तो आपको याद रहता है ना, उस टाइम तो आपको याद रहता है, आप लिखते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। और मैंने कल आपको बोला भी था कि शुरुआती क्लास से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और ये वही है। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, पूरी कोशिश की गई कि आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जाए, पूरा अपना जितना हम लगा सकते हो उतना लगा कि आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप समझे चीजों को। फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो ठीक बात नहीं है बच्चों, रिवाइज नहीं करें आप, रिवाइज करें, चीजों को गलत नहीं करें। टेस्ट वाले क्वेश्चन हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए आप, वो मैं मान सकता हूँ कि सर इसमें हल्का सा हम कंफ्यूज हो गए, इसको ये समझ बैठे, उसको वो समझ बैठे, इसलिए गलत हो गया, वो आपके कंसिडरेबल है। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब रिवाइज नहीं करो, मुश्किल हो जाएगा बच्चों। और अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ, एक टॉपिक के साथ ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अदर सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं, है ना। और जब सब टॉपिक और सब सब्जेक्ट के साथ आप ऐसा करें तो नोट सेट कैसे निकालेंगे भाई। तो नोट सेट के लिए थोड़ा स्मार्ट बने, एडवांस चीजों को फॉलो करें, रिवीजन को सिद्धांत बना ले, जो क्लास में पढ़ाया है उसको घर पे जाके एक बार पढ़ेंगे, वो पढ़ना है, उसको रिवीजन नहीं बोलते, रिवीजन उसके अलावा जो आप करेंगे, एक बार यहाँ पे पढ़ाया गया उसको अच्छे से जाके आपको घर पे पढ़ना है, शानदार तरीके से। कुछ भी कंसेप्ट आपके मतलब रह जाते हैं तो नेक्स्ट आपको पूछना है, बाकी डाउट क्लियर करते हुए एक एक वर्ड का मीन्स जानते हुए आपको वापस अच्छे से पढ़ना है। देन रिवाइज का मतलब ये है कि 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था उसको फिर टाइम देकर रिवाइज करना। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है बच्चों, 24 आवर्स है, मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। हमारे पास मैनेजमेंट की कमी होती है, जहाँ पे टाइम नहीं देना होता है वहाँ पे हम अननेसेसरी टाइम देते रहते हैं, है ना। पढ़ाई की भी मैं बात करूँ तो जिस टॉपिक को ज्यादा नहीं पढ़ना होता है हम अननेसेसरी उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आपका काम का नहीं है। तो जहाँ पे टाइम देना है वहाँ पे टाइम दे, नहीं देना है जिसको जितना देना है उतना देर वहाँ से स्किप हो जाए। टाइम मैनेजमेंट सीखे थोड़ा, है ना। टाइम है, टॉपर्स के पास भी 24 आवर्स ही होते हैं, और जो सबसे लास्ट में रह जाता है उसके पास भी 24 आवर्स ही होते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा सिद्धांत है, सीख जाए इस चीज को। 20 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्टिब्रल कैनाल कंटेन, वर्टिब्रल कैनाल में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। आधे बच्चों ने तो यहीं पे सेलेक्ट किए होंगे, पूरा पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, उसके साथ साथ उसकी कवरिंग जो होती है वो मेनिंजेस होती है, और उसके अंदर से ये सब बताती है, तीनों चीजें रहती है वहाँ पे, इसलिए लोग तो राइट आंसर है यहाँ पे, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट देखने मिलेगा, आपकी आंखें खुली होना जरूरी है, खुली आंखों से क्वेश्चन को सोल्व करें, बंद आंखों से नहीं। 21 है, व्हाट इज द प्राइमरी कर्वेचर ऑफ द स्पाइन प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम में कौन सा कर्वेचर प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा अलग हो सकता है, दैट इज थोरासिक एंड सैक्रल, ये कर्वेचर ही आपका रहता है ज्यादातर, वो आपका इस तरीके से रहता है, वो कंप्लीट जो है एक कॉन्वेक्स शेप ही बना था। तो आपकी थोरासिक और जो आपकी सैक्रम उसका कर्वेचर रहता है। देन 22 है, व्हिच लिगामेंट प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, गलत नहीं किया या अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने किया है उनकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज आ रही है किया है, लेकिन गलत हुआ, बाकी आधे आवाज नहीं निकाल रहे हैं। राइट आंसर क्या है इसका, ए हाइपर एक्सटेंशन को, कि ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो। एक्सटेंशन किसे बोलेंगे, इसे या फिर इस तरीके से पीछे की तरफ जो जा रहे हैं ना, तो हाइपर एक्सटेंशन ये वाला एंटीरियर जो पोर्शन है वो आपका हाइपर एक्सटेंड नहीं हो, तो हाइपर एक्सटेंशन को कौन प्रिवेंट कर रहा है, एंटीरियर लिगामेंट, अरे यही तो बचाएगा, अगर ये नहीं होगा तो आप पूरी तरीके से फोल्ड हो जाओगे। तो एंटीरियर जो आपका लिगामेंट होता है वही आपका हाइपर एक्सटेंशन को बताता है, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडल किसको बचाएगा, हाइपर फ्लेक्शन को। 23 है, मेजर बोलोगी, और इसके बारे में क्या बना आपका, ये तो सीधा है, ऐसे क्वेश्चन बड़े सीधे होते हैं, और कि जितना आपको पता है, दो ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप डिफिनेटिव आंसर निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़े, जो मल्टीपल स्टेटमेंट के होते हैं, मैचिंग के होते हैं, ये भी बोनस के होते हैं, हालांकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन क्वेश्चन को सोल्व करें, ये बोनस के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन के बारे में ओनली 50% भी आता है, 50% आप जानते हैं। नॉर्मली एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपका इनमें से 40 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है, अगर आप 100% जानते हैं तभी आंसर बता पाएंगे, अगर आप 50% जानते हैं तो अटक जाएंगे, यार ये बताऊं या वो बताऊं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 50% भी राइट है, 50% 100% जानते हैं, या फिर 50% इतना जानते हैं कि यार ये तो इसका कतई नहीं होगा, मतलब 50% आप नहीं भी जानते ये तो होगा ही नहीं, और सब हो सकता है ये दोनों ही होंगे, तो उसके साथ मैच कर ले, क्योंकि दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा ट्रू पूछा या फॉल्स पूछा, तो वहां से क्वेश्चन को चुराना सीखे, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर देके जाते हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं, लगातार प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू समझ आओगे आप इन क्वेश्चन की। Which structure form the central portion of the intervertebral disc?
इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का बीच वाला पोर्शन कौन बनाता है? न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस इसलिए सेंटर, पल्पोसस जो पल्पी रहता है उसी का आपका जब हर्निएशन होता है डिस्क का तो वही पोर्शन आपका लीक होकर बाहर की तरफ आता है। और बाहर वाला कौन सा होता है? एनुलस फाइब्रोसिस, जो कि आपको फाइब्रो कार्टिलेज की रिंग से बना हुआ होता है। अभी हमने पढ़ा जो आपका फाइब्रस कार्टिलेज है उसकी रिंग का बना होता है, उसी की वजह से वो कनेक्टेड रहता है, स्ट्रांग रहता है। पता नहीं पीछे 25 है इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन मोस्ट कॉमनली अकर इन विच रीजन ऑफ द स्पाइन? बिल्कुल नंबर में होगा क्योंकि वही स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहीं पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वहीं की जो वर्टिब्रा है इंटरवर्टिब्रा है वो जो पोर्शन है वो लीक होता है। और कौन सा होता है? सेंटर वाला पोर्शन। हर्निया के अंदर सेंट्रल वाला पोर्शन याद करें, वो जो इमेज हमने बनाई थी इस तरीके से हमने इमेज बनाई थी, ये जो बीच वाला वो न्यूक्लियस पल्पोसस है, ये आपका एनुलस फाइब्रोसिस है। और जब हर्निएशन होता है तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका लीक होकर बाहर आ जाता है ना, तो इस पोर्शन का हर्निएशन होता है, ये भी आपको याद रखना, बीच वाले पोर्शन का न्यूक्लियस पल्पोसस का हर्निएशन होता है मेनली। देन नेक्स्ट आपका 26 व्हाट हैपेंड टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क विद एजिंग, एजिंग के साथ में डिस्क के साथ क्या होता है? हाँ तो ये तो कोई ज्यादा बड़े ऑप्शन है नहीं है ना, इसको तो आप इजीली भी उस कहानी के साथ याद रखना आपको है ना। ओल्ड एज के साथ साथ धीरे धीरे वो डिहाइड्रेटेड होने लगती है, उसकी वजह से जो डिस्क होती है वो आपकी हाइट में थोड़ी कम हो जाती है। आप देखोगे जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनकी थोड़ी हाइट कम हो जाती है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी बनता है। तो बी है, ये तो सीधा क्वेश्चन था। देन 27 द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज एब्सेंट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क एब्सेंट होती है? तो C1 एंड C2 या फिर C6 से C7 ये तो नहीं होगा, और आपका C भी नहीं होगा, 12 L1 D के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट होती है। कुछ कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा हो सकता है कि सर दोनों जगह प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं, वहां पर प्रेजेंट होती है, C1 एंड C2 के बीच में प्रेजेंट नहीं होती है, और उसी रीजन की वजह से आपका रोटेटरी मूवमेंट वहां पे हो पाता है ना। अगर वो डिस्क वहां पे रहती तो आपका जो सिर का ये फ्रीली मूवेबल है, तो यही क्वेश्चन फिर बनता है एग्जाम में, यही जो क्वेश्चन है बनता है कि हाईली मूवेबल वर्टिब्रा कौन सी है, हाईली मूवेबल अच्छे से मूवमेंट करती है, दैट इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा। हाँ करो भाई, हाँ करो भाई, चुप रहेंगे बिल्कुल, कोई क्लास में बोलेगा नहीं। अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था है ना, हाईली मूवेबल वर्टिब्रा कौन सी होती है? कौन सी होती है? हाँ कौन सी होती है? खड़े हो जाओ, कौन सी होती है हाईली मूवेबल? सर्वाइकल 2 या ऑल ओवर सर्वाइकल या सर्वाइकल 1 C1? क्या डिस्कशन क्या चल रहा था, यही था? चलिए वेट जाइए, नहीं इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपकी जो नजर है वो सामने होनी चाहिए, नहीं तो अटक जाओगे आप लोग। यहाँ तो हम सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं कर पाओगे सोल्व। तो हाईली मूवेबल होती है, ऑल ओवर आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, और स्पेसिफिक हम बात करें तो C2 वो अच्छे से आपको मूवमेंट देती है, इसलिए आप मुंडी को इस तरीके से पूरी फ्रीली घुमा सकते हो, अरे इनको भी घुमा सकते हो, ठीक है इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन इसको तो आप कितना घुमा देते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल जब एग्जाम में चढ़ा, बताना भाई क्या है, बताना भाई क्या है, तो कितना फास्टली हम घुमाते हैं, तो वो रीजन है, इस तरीके से याद रखिए। हाईली मूवेबल सर्वाइकल सभी में से, और सर्वाइकल में स्पेसिफाई करें तो C2, C2 C1 भी होती है जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर करवाती है, C2 आपको याद है रोटेटरी मूवमेंट वही करवाती है। Then 27 हो गया, 28 which ligament run along the anterior surface of the vertebral body and help the prevent hyperextension, वापस आ गया क्वेश्चन, चलिए बोनस मिल गया आप लोगों को। 29 है the ligament that connect the lamina of the adjacent vertebra is called ligamentum clavum। हाँ ये याद रखना, ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे होता है, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली? एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, हाँ पोस्टीरियर लिगामेंट के पीछे की तरफ, हाँ बिल्कुल होता है। मतलब अगर हम डायरेक्टली जनरल में बात करें कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा में ही लोकेटेड होता है, एंटीरियर नहीं रहता। लेकिन पोस्टीरियर भी कहाँ पे आएगा, तो ये जो आपकी वर्टिब्रा बनाई हमने है ना, ये वर्टिब्रा है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन आपका कौन सा बन जाता है, इधर लेमिना वाला पोर्शन, ये आपका पेडिकल हो गया, यहाँ पे ये इस पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन के साथ जोड़ता है लिगामेंटम फ्लेवम। यहाँ पे कौन सा रहता है, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूड लिगामेंट, यहाँ पे आपका एंटीरियर लॉन्जिट्यूडल, यहाँ पे जो रहेगा इसके साथ में दैट इज इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, यहाँ पे जो रहेगा टिप पे सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, और इनके इन बिटवीन रहेगा इंटर स्पाइनस लिगामेंट। सारे याद रखें, इंटर स्पाइनस और सुप्रा स्पाइनस में कंफ्यूजन नहीं होना, टिप पे रहता है इस तरीके से, वो आपका सुप्रा स्पाइनस है, इन बिटवीन रहता है वो आपका इंटर स्पाइनस है, दोनों को कंफ्यूजन में नहीं लाना है। 29 हो गया। देन 30 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडल का क्या है, तो हाइपरफ्लेक्शन को बचाएगा। द स्पाइनस लिगामेंट कनेक्ट द टिप ऑफ द व्हिच स्ट्रक्चर इन द वर्टिब्रल, तो टिप के साथ में बिल्कुल स्पाइनस प्रोसेस के साथ में जुड़ा होता है स्पाइनोसम, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। और ये क्लियर है क्वेश्चन, इन बिटवीन नहीं है ना, टिप है, और टिप कौन सी, स्पाइनस प्रोसेस। 22 which ligament provide stability to the atlantoaxial joint and prevent excessive movement of the dens of the axial axis, कौन सा लिगामेंट आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, atlantoaxial को, एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द डेंस ऑफ द एक्सिस। क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है ना, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रूसियल, ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बच्चों ना, इसमें थोड़ा एरर है, फिर भी ठीक आपने ये आंसर बताया इसका। एटलैंटोएक्सियल कौन सा मूवमेंट करता है बेसिकली, एटलैंटोएक्सियल, एटलैंटोएक्सियल ये वाला है ना, हाँ नो वाला, तो नो वाला ही मूवमेंट करता है। और यहाँ पे जो है बेसिकली अगर नो वाला मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप इसको उस तरीके से क्वेश्चन पे नहीं जाए, मैं इस क्वेश्चन की जो भाव है वो आप लोगों को बता देता हूँ बस। तो एटलैंटोएक्सियल है वो मूवमेंट करता है आपका नो वाला, तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वाला है अगर वो अच्छे से इसको जकड़ा रहता है, अच्छे से पकड़ता है तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसको नो वाले मूवमेंट में जो आपका ट्रांसवर्स वाला साइड वाला वो इसको हेल्प कर रहा है, इस तरीके से याद रखिए बस। 33 है which ligament of the vertebral column prevent the posterior displacement of the intervertebral disc, हाँ ये बताइए which ligament of the vertebral column का कौन सा ligament prevent करता है posterior displacement, पीछे की तरफ नहीं जाएगा displacement of the intervertebral disc, और पीछे की तरफ नहीं निकला आपके डिस्क तो वो कौन सा बचाएगा, जो पीछे की तरफ रहता है। भाई आप यहाँ पर बैठे हो, आप पीछे की तरफ नहीं किसको, तो पीछे की बेंच आपको सपोर्ट करेगी, वही तो बात है यहाँ पे। तो पोस्टीरियरली आपका जो डिस्क है इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है वो हर्निएट नहीं हो, पोस्टीरियरली नहीं जाए, तो उसको कौन बचाएगा, पोस्टीरियर लिगामेंट। तो ये जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है उसके साथ में ये फंक्शन अलग से आपको याद रखना। 34 है which of the following vertebral ligament are involved in the stabilize the cervical spine prevent the hyperflexion and excessive rotation, तो वो कौन सा बन रहा है यहाँ पे,
नक्कल लिगामेंट सपोर्ट द हेड एंड रिस्ट्रिक्ट द पोलर बेंडिंग ऑफ अच्छा ये जो लिगामेंट है ये हमने वहां पे थोड़ा सा मिस किया था। ये जो एक 7th नंबर का लिगामेंट है नक्कल लिगामेंट, और ये जो स्पेसिफिकली होता है वो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर होता है। पहले तो ये लिखिए इसको, यानी जो नक्कल लिगामेंट है, नक्कल मींस क्या, नेक। नकल वर्ड का मींस क्या है, NUCHAL जो वर्ड लिखा हुआ उसका मींस है नेक। और ये जो लिगामेंट होता है नकल लिगामेंट, ये आपके हेड को सपोर्ट करता है और उसको ज्यादा आगे की तरफ बेंड नहीं हो, एक लेवल तक ही बेंड हो, ज्यादा आपका बेंड नहीं हो, उसको प्रिवेंट करता है, उसको प्रिवेंट करता है, दैट इज योर नकल लिगामेंट। अच्छा नकल लिगामेंट है और आगे की तरफ ज्यादा बेंड नहीं हो तो किस साइड लोकेटेड रहेगा सर्वाइकल वर्टिब्रा के, ये आगे की तरफ ज्यादा बेंड नहीं हो तो पीछे की तरफ, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कोई स्पेसिफिक टाइप का आपका लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दैट लिगामेंट इज नोन नकल लिगामेंट, नकल लिगामेंट। Which of the following are the function of the posterior longitudinal ligament in the vertebral column? Vertebral column के अंदर posterior longitudinal का कौन सा रहेगा, तो posterior वाला क्या करेगा, तो एक स्टेबलाइज वर्टिकल बॉडी एंड इंटरवर्टिबल डिस्क प्रिवेंट एक्सेसिव स्पाइनल फ्लेक्शन, ये इसका ठीक है, वही आपका पर्टिकुलर उनके मींस आपको 4-5 फंक्शन है वो तो आपको याद रखना, फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन वगैरह। बाकी जो डिस्क है जो हर्निएट होने से बचा रही है, तो पोस्टीरियर वाला है वो पोस्टीरियर बचा रहा है, इंटीरियर वाला है वो एंटीरियरली आपका हर्निएट होने से बचा रहा है, उस तरीके से आपको इसको याद रखना। 34 34 का इसमें क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल लिगामेंट आर इन्वॉल्व स्टेबलाइज सर्वाइकल स्पाइन एंड प्रिवेंट द हाइपरफ्लेक्शन एंड एक्सेसिव रोटेशन, ज्यादा फ्लेक्शन नहीं हो जाए इस तरीके से, फ्लेक्शन यही है, तो आपकी ये जो हेड है इसका ज्यादा फ्लेक्शन नहीं हो जाए, तो यहाँ पे कौन सा रहता है पीछे तरफ, हाँ तो ये नकल वाले आगे की तरफ आप ज्यादा फ्लेक्शन नहीं हो, बेंडिंग बोले या हाइपरफ्लेक्शन बोले दोनों की बात है, और इस तरीके से ज्यादा आपकी मुट्ठी आगे नहीं आ जाए। वैसे तो पोस्टीरियर लिगामेंट है लेकिन जो आपकी सर्वाइकल है उसके अंदर यूनिक टाइप का आपका एक और लिगामेंट प्रेजेंट है, दैट इज नकल लिगामेंट, इसको आप सेपरेटली याद रखें। देन 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्टिकल कॉलम इज ट्रू, वर्टिकल कॉलम के बारे में कौन सा सही है। डायरेक्ट सी देखते हैं, द वर्टिकल कॉलम प्ले रोल इन द प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट द वेट ऑफ द हेड, तो ये सही बात है। बाकी और क्या है, ए है वर्टिकल कॉलम कंसिस्ट 33 वर्टिब्रा इन द टोटल 7 12 5 है ना, तो ये तो इनकी काउंटिंग हम करेंगे तो ये काउंटिंग भी आपकी कितनी बन जाती है, यहाँ पे 23 बन रही है और 33 है, और 33 भी हमारा जो क्वेश्चन है वो एडल्ट के प्रोस्पेक्टिव से है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी ऑप्शन ठीक नहीं है। बी बोल रहा है द सेकंड कॉक्सिस आर द सेपरेट वर्टिब्रा इन द वर्टिकल कॉलम, तो सेपरेट क्यों है भाई, जुड़ी हुई तो है साथ में, सेपरेटेड कैसे, सेपरेटेड नहीं है, फ्यूज्ड है, क्योंकि एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सेपरेटेड नहीं है, सेपरेटेड तो आपकी लंबर है आपकी थोरेसिक है जिनको एक एक हम काउंट कर रहे हैं, ये फ्यूज्ड है, आपकी सेक्रम भी फ्यूज्ड है और आपकी कॉक्सिस भी फ्यूज्ड वर्टिब्रा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी बोला था लंबर स्पाइन कर्व पोस्टीरियरली व्हिच इज रेफर्ड टू काइपोटिक, तो काइपोसिस जो होता है वो आपका कर्व किसकी वजह से बनता है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थोरेसिक। अरे जो लंबर होती है वो तो ऑलरेडी काइपोटिक स्ट्रक्चर में रहती है, जो लंबर होती है वो कौन की होती है, पढ़ा था हमने, जो आपकी सर्वाइकल होती है वो कौन की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होती है, देन कौन की, देन वापस कॉन्वेक्स, तो जो लंबर है और सर्वाइकल वो तो दोनों ऑलरेडी आपकी कॉन्वेक्स सी सरफेस की रहती है। जब आपकी लंबर सॉरी थोरेसिक वर्टिब्रा जो आपकी कॉनकेव रहती है वो आपकी बाहर की तरफ निकल जाती है, उसकी वजह से आपकी कूपर बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं काइपोसिस, इसलिए यहाँ पे इसे उभरा हुआ पोर्शन दिखता है, तो ये जो है आपका पोस्टीरियर अपर ट्रंक का पोर्शन वो आपका कौन सा बनता है काइपोसिस, और काइपोसिस कौन सा रीजन बनेगा वर्टिब्रा का सेकंड, अपर से सेकंड, और सेकंड कौन सा थोरेसिक, लंबर नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं बनता है, कौन सा 37। चलिए 37 द एटलस एंड एक्सिस आर द पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस वर्टिब्रा, इन वर्टिब्रा के बारे में कौन सा सही है, तो एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड सपोर्ट द स्कल, ये सही बात है। एटलस अलाउ फॉर द लेटरल रोटेशन ऑफ द हेड, एटलस रोटेशन नहीं प्रोवाइड करती है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट प्रोवाइड करती है, एटलस जो है C1 है और C1 इंटीरियर पोस्टीरियर यस वाला मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए गलत स्टेटमेंट है हमारा पहला। सेकंड है द एक्सिस अलाउ फॉर द नोडिंग मोशन ऑफ द हेड, नोडिंग नोडिंग वापस वही हो गया आपका ये, तो ये नहीं करती, एक्सिस आपका ये वाला मूवमेंट करती है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। द एक्सिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हेड मूवमेंट, तो ये बात गलत नहीं, पार्टिसिपेट तो करती है लेकिन कौन से टाइप के, तो रोटेटरी मूवमेंट में, हेड के दो टाइप के मूवमेंट है, रोटेटरी और इंटीरियर पोस्टीरियर, तो रोटेटरी में तो पार्टिसिपेट करती है, एक में नहीं करती, लेकिन सर बोला कि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करती, वो गलत बात करती है, लेकिन ये किसमें करती है रोटेशन में। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज 38 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन द वर्टिब्रल कॉलम, तो कौन सा रहेगा, अलाउ द मूवमेंट बिटवीन द वर्टिब्रा सपोर्ट द हेड, हेड के पास रहती नहीं आपकी वर्टिब्रल डिस्क, तो प्रोटेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड इसका कोई सेंस नहीं है, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, तो ये भी नहीं, तो सिंपल सा 20 का राइट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फाउंड इन द थोरेसिक रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक रीजन में कौन सी वर्टिब्रा होती है, तो ये तो गलत नहीं किया होगा, थोरेसिक हो गया। देन 40 है, अच्छा सारी इसने वही डाल दिया, पीछे वाले जो 50 क्वेश्चन वो दिए नहीं उन्होंने, 53 तक चलिए कुछ क्वेश्चन तो आए हैं, चलिए वो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे, सीक्वेंसली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे है ना, क्योंकि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना भी जरूरी था, ये नहीं हुई थी अच्छे से प्रैक्टिस, तो ये सही है, बाकी रिमेनिंग वो अगले सेशन में कनेक्ट कर लेंगे उनको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 40 आपका दैट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा इज द यूनिक फीचर ऑफ हैविंग अ डेंस ओडोंटोइड प्रोसेस, दैट इज द हाँ C2 यानी एक्सिस, एक्सिस के पास अगर इनको यूनिक हम पढ़ते हैं, अलग मैंने वहाँ पे इतना डिटेल से यूनिक गया नहीं, एटलस को एक्सिस को, और अगर आपके पर्टिकुलर नंबर वर्टिब्रा को अलग अलग पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस निकल के आती है, ये जो प्रोसेस है वो आपकी एक्सिस वर्टिब्रा की है C2 की। 41 इंटर वर्टिब्रल डिस्क आर द लोकेटेड बिटवीन द व्हिच पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा के साथ में, तो वर्टिब्रल बॉडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहां पे प्रेजेंट रहता है, डिस्क कहां प्रेजेंट अभी बताया था, ये जो वर्टिब्रल बॉडी है इसके बीच में ही प्रेजेंट रहता है, तो इन बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज की फीचर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा का की फीचर कौन सा है, ट्रांसवर्स फोरामिना, ओके उसके अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे सामने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम का इंफीरियर, नेजल सेप्टम का इंफीरियर ये वाला, तो वो कौन सी बनाती है, वोमर बोन, याद रखिए, और कौन सी बोन है ये, पेशियल बोन है, और क्या है सिंगल बोन है, पेशियल बोन याद करें, नंबर में टोटल कॉल कितनी थी 14 और बाई नेम कितनी थी 8, उसमें से दो आपकी अनपेयर थी वोमर एंड मैंडिबल, बाकी रिमेनिंग आपकी जो पेयर थी जो टोटल 6 थी, आईपीएल में मन ज्यादा लगता है, याद रखना वो ट्रिक भूलना नहीं है। देन है 43 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन फॉर्म द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल का कौन सा है, तो स्कैपुला फीमर और क्लेविकल ये सारे ही आपके अपेंडिकुलर के हैं, जो स्टेनम है वो आपका रिबकेज का है, और रिबकेज जो है आपका एक्सियल के अंदर कंसीडर किया जाता है।
The atlas is a first cervical vertebra. What is its primary function? इसका क्या primary function है? To support the skull, to provide the flexibility for the movement of the head, और to attach the muscle of the neck. तो सारे ही हो गए. 46. What is the main function of the vertebral column? Vertebral column का main function क्या है? To support this. वापस आ गया क्वेश्चन. At the shoulder, the clavicle articulate with the which part of the scapula? Scapula के कौन से पार्ट के साथ जुड़ती है? शोल्डर पे, तो वो कौन सा है? एक्रोमियन. याद रखें यहाँ पे शोल्डर की बात, ये शोल्डर रीजन ही है, लेकिन शोल्डर जॉइंट और एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट अलग है दोनों. शोल्डर जॉइंट आपका बनता है ह्यूमरस और स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ में. यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे आपका ये जो एक्रोमिन प्रोसेस है, ये जो ब्राउ पोर्शन है, जो बोनी पॉइंट है आपका, ये है स्केपुला का, और ये है आपकी क्लेविकल. तो ये कौन सा बन गया यहाँ पे जॉइंट? एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट से अलग है. शोल्डर जॉइंट ये लोकेशन इसके भी शोल्डर पर ही है, ये पूरा एरिया आपका शोल्डर ही है ना, इसलिए यहाँ पे शोल्डर वर्ड यूज किया. तो कंफ्यूज नहीं होना है, गलत किया है किसी ने. चलिए 48. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द स्केपुला इन द थोरैक्स? थोरैक्स के अंदर कैसा आपका स्केपुला लोकेटेड रहता है? कौन सा रहेगा? हाँ, तो सेकंड और सेवन वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन कहां पे रहता है? तो अपर भी कौन सा? पोस्टीरियर में, अपर साइड में और लेटरल साइड में. पहला तो कि पोस्टीरियर लेता है स्केपुला, दूसरा पोस्टीरियर में भी अपर पोर्शन में रहता है, तीसरा लेटरली रहता है बाहर की. स्केपुला जो है वो आपके बाहर की तरफ है. अरे इमेज के थ्रू पढ़ा था हमने, इमेज के थ्रू देखा था इसको, एक क्लिप के थ्रू भी देखा था कि स्केपुला कहां पे रहता है. तो अपर और लेटरल, पोस्टीरियरली अपर और लेटरली रहता है, इसलिए राइट आंसर क्या है? डी है. इस क्वेश्चन में भी थोड़ा लगा होगा आपकी मेहनत. 49 है द फोविया कैपिटस ऑन द फीमेल हेड सर्विस दैट अटैचमेंट साइड फॉर व्हिच लिगामेंट? बताया था लिगामेंटम टेरेस, यही इसको बांध के रखता है अच्छे से. Which part of the pelvis is involved in the weight transfer while sitting? ना जब आप बैठे हैं, हाँ, तो आपका जो वेट है वो ट्रांसफर जो हो रहा है, या वेट को जो बियर कर रखा है आपकी बॉडी का, वो कौन सा पार्ट बनता है? एसीएल ट्यूबोसिटी, ईसीएम का पार्ट होता है ना. पेल्विक बोन पड़ी थी, 3 पोर्शन बनते हैं आपके. इलियम ऊपर की तरफ होता है, ईसीएम आपका पीछे की तरफ और नीचे की तरफ होता है, और आगे की तरफ जो बनता है दैट इज द प्यूबिस. 51 है द लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्क ऑफ द फुट इज सपोर्टेड मेनली बाय लेटरली और लॉन्जिट्यूडनल आर्क आपके एंटीरियर पोस्टीरियर आर्क, लॉन्जिट्यूडनल आर्क, और वो मेनली किसके थ्रू सपोर्ट हो रही है? तो कौन सी रहेगी? दैट इज द कैल्केनियस. एग्जैक्टली, एंटीरियर पोस्टीरियर ना भाई. तो वो किस तरीके से सपोर्ट करेगी? तो पीछे तो आपकी कैल्केनियस है और आगे की तरफ आपकी क्यूनिफॉर्म है, और आपकी जो पेलेंजेस है उसका बेस वाला पोर्शन है. तो उस तरीके से आपको इसको याद रखना था, आंसर बताना था. व्हिच लोअर लिम्ब बोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वेट बेयरिंग? वेट बेयरिंग में लोअर लिम्ब की कौन सी बोन पार्टिसिपेट नहीं करती है? फिबुला, क्योंकि फिबुला सपोर्टिंग होती है, वो बड़ी मजे से यहाँ से कनेक्ट होती है, ऊपर किसके साथ में? टिबिया. कौन सा जॉइंट बनता है? प्रोक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट. और नीचे की तरफ भी आपकी जुड़ती है टिबिया के साथ में डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट. इस पे ज्यादा वेट नहीं जाता, इसलिए ये पतली सी रहती है. और जिनकी से यही पे सिद्धांत मिलता है कि जिस पे ज्यादा प्रेशर आता है, जो ज्यादा स्ट्रगल करता है, वही चमकता है ना. अब इस पे ज्यादा प्रेशर है, इसलिए ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है. कौन सी? टिबिया एज कंपेयर टू फिबुला, क्योंकि इसमें प्रेशर आ नहीं रहा है, तो ये लेजी सी पड़ी. इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं. तो फिबुला बेसिकली यहाँ राइट आंसर है. 53 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम इज द मोस्ट सजेस्टिव ऑफ द लिम्फोमा, जो कि आपने बता दिया होगा इसका आंसर. हाँ, चलिए फिलहाल हम इसको क्लोज यहीं पे करते हैं. एक्चुअली इसमें आधे क्वेश्चन ही आप लोगों के पास आए, और जो क्वेश्चन थे वो सही दिए उन लोगों ने, सीक्वेंशियली बनाए हैं. रिमेनिंग जो क्वेश्चन अगले सेशन में आपको देखने को मिलेंगे. चलिए कनेक्ट हो जाए वापस, शुरुआत करते हैं. टाइम काफी ले लिया आप लोगों ने मेरा. तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी, क्वेश्चन पढ़ लो पहले. और ये क्वेश्चन ही है, आप ऐसे क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर है भाई. डिजीज पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इन छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर है ना. हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे से क्वेश्चन पढ़े इसको आराम से और आंसर बताएं. इतना जल्दी पढ़ लिया आप लोगों ने, ये बता रहा हूँ. हिमांशु कल से अपनी जगह चेंज करना भाई वहां से. इतना जल्दी पढ़ लिया क्वेश्चन आप? बड़ा कॉन्फिडेंट है यार. इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है आपने बताया, देयर मे बी चांस यू राइट हो नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे बच्चों. कम से कम 5-10 बीमारियां हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए समझो उनको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या डायग्नोसिस बन रहा है इस क्वेश्चन का, चीजें क्या मेंशन कर रखी है. ओनली क्वेश्चन से आंसर जनरेट करने से मजा नहीं आता, एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या. तो सबसे पहले तो 65 ईयर है, यानी ओल्ड एज है. क्वेश्चन का जो सेंस बनता है, जो भाव बनता है, वो यहीं से बन जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ने जो दिया है वो ओल्ड एज के बारे में पूछा जा रहा है. ये जो क्वेश्चन है वो 65 ईयर है, मतलब ओल्ड एज की बात की जा रही है. आगे जैसे बढ़ेंगे आप तो फीमेल दे दिया, मतलब ये है कि 65 है, और 65 है तो क्या है, मेनोपॉज का पीरियड आ चुका है. वहां तक आप पहुंच गए. यहाँ सोचना है, ये चीजें क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी. 4 वर्ड में 2 चीज आपके सामने आ गई, ओल्ड एज है और दूसरा क्या है, फीमेल है, जिसके अंदर मेनोपॉज का पीरियड आ चुका है. क्योंकि अपर जो एज होती है 55 होती है, 45 टू 55 हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 65 है, तो ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको सोचना है. प्रेजेंट टू द क्लिनिकल विद द कंप्लेंट ऑफ द बैक पेन. क्लिनिक पे आए हैं बैक पेन की कंप्लेंट करते हुए, एंड नोटिसेबल डिक्रीज इन द हाइट ओवर द पास्ट फ्यू डेज. कुछ टाइम से ऐसे लग रहा है कि हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ टाइम से. ओल्ड एज में से होती है, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि बात सही नहीं है. हाँ, कुछ ईयर से, अच्छा कुछ ईयर से है तो ठीक है, बाकी ग्रेजुअली हो रही है, उनको दिख रही है, उनको फील हो रही है, तो ये बात एक नहीं है. जो एक बीमारी बनती है, हम इसमें लिखा हुआ भी है, उसमें ये जो हाइट होती है, नॉर्मल हाइट जो डिक्रीज होती है ओल्ड एज में, उसकी तुलना में यहाँ पे हाइट थोड़ी ज्यादा डिक्रीज होती है. भाई ओल्ड एज में तो हाइट का कम होना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा हाइट कम हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा हाइट कम हो रही है और थोड़ी रेपिडली हो रही है, तो वो कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है. दूसरा लिखा हुआ है ड्यूरिंग द असेसमेंट. आपने असेसमेंट किया है, आपने उसका एग्जामिन किया है, और असेसमेंट किया द नर्स नोट द काइपोसिस. इस यहाँ से एक क्वेश्चन है, असेसमेंट आपने किया है और काइपोटिक आपको मिला है, असेसमेंट की कौन सी टेक्निक आपने यूज की है, बताओ. असेसमेंट की कौन सी टेक्निक यूज की है यहाँ पे? काइपोसिस आपको दिखा है, तो इंस्पेक्शन किया है, ऑब्जर्व किया है. काइपोटिक को कैसे, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता करेंगे, पाल्पेट करके पता करेंगे, या परकुशन के थ्रू पता करेंगे, या अस्कल्टेशन के थ्रू. तो सिंपली कैसे, काइपोटिक तो दिख जाएगा. असेसमेंट, तो असेसमेंट की कौन सी टेक्निक यूज की है? इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन. ये भी क्वेश्चन बनता है. देन काइपोसिस आपको लगा ऑफ द थोरेसिक रीजन. थोरेसिक रीजन में मेनली काइपोसिस होता है. द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. हिस्ट्री आपने पढ़ी है, उनकी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उनको है.
ये हिस्ट्री भी है, इसका मतलब ये है कि उनको ऑटोइम्यून फैक्टर ने इफेक्ट कर रखा है, जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम और की आर्थराइटिस भी है इनको। आगे, एंड इज ऑन द लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इस मेडिकेशन की वजह सॉरी इस डिजीज कंडीशन की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे थे। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन होती है वो इम्यून पावर के साथ मिलकर काम करती है, कहीं ना कहीं इम्यूनोसप्रेसेंट और इम्यूनोमोडुलेटर मेडिकेशन के रूप में काम करती है, और यहाँ पे लिया जा रहा है क्योंकि रोमेटोइड आर्थराइटिस है, दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस। तो लंबे टाइम तक ले रहे हैं क्योंकि उनको क्या है, रोमेटोइड आर्थराइटिस है, और उसके ट्रीटमेंट में वो क्या ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहे हैं, और इस मेडिकेशन की वजह से बातें नहीं सुन ले, इस मेडिकेशन की वजह से आप सस्पेक्ट करें कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस को 3 फैक्टर यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, पहला एज, दूसरा फीमेल एज, और दूसरा फीमेल एज है वो भी मेनोपॉज वाली एज है, और दूसरा फैक्टर है फीमेल, तीसरा फैक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है भले आप ही लो, लंबे टाइम तक अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन आप लेते हैं तो बोन का मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो बिगड़ जाती है, और उसकी वजह से आपका जो बोन के अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब रहता है, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता, उसकी वजह से आपकी जो बोन होती है वो पोरोसिस की कंडीशन में जाती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस हम पढ़ेंगे वहां पे ईटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन भी हम जानेंगे वहां पे, है ना? तो 3 फैक्टर ने प्रमोट कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं। सस्पेक्ट किया, अभी हमने जस्ट देखा है, और देखने से आप सस्पेक्ट ही कर सकते हैं, अभी आपने कुछ एग्जामिनेशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये भी वर्ड है बच्चों, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें जो सीखना है, ओनली आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। ये काइपोटिक तो आपका कंफर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ओनली आप इसको सस्पेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस, डेक्सा स्कैन, बोन डेंसिटी वहां पे असेस करेंगे, है ना? तो वहां पे हम सस्पेक्ट हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस से। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहां पर क्वेश्चन है, ये सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यहां तक क्वेश्चन आगे बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंफर्म द फ्रैक्चर इन द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। सस्पेक्टेड डायग्नोसिस के अंदर फ्रैक्चर को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट आप यूज करेंगे? अभी क्या आंसर है, बी और ए या सी और डी, दो है, यहाँ पे क्या है, दोनों आंसर नहीं है, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, फ्रैक्चर को कंफर्म करने के लिए जो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ऑलवेज 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 दैट इज एक्सरे। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में क्वेश्चन ने आपको घुमाया है, इसलिए आप डेक्सा स्कैन की तरफ जा रहे हैं, डेक्सा स्कैन कंफर्म करेगा आपको यहाँ पे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, टाइप ऑफ द फ्रैक्चर इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर यहाँ पे, पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी की वजह से हुआ, डिजीज कंडीशन की वजह से हुआ, कौन सी डिजीज कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस, उससे फ्रैक्चर को कंफर्म करना है, उससे फ्रैक्चर को कंफर्म करना है, ना कि ऑस्टियोपोरोसिस को, और फ्रैक्चर को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, और दैट टेस्ट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे, ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, हाँ बिल्कुल ए इज है राइट आंसर, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल चीजें किस तरीके से सीख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बताता है आपका सोचने का जरिया, आपका क्वेश्चन पढ़ने का जरिया, है ना, वर्ड को कैप्चर करने का, कि आप वर्ड को कहां से किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये हैबिट अगर आप धीरे धीरे अपना लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों, है ना? और ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहे जब हम डिजीज कंडीशन स्टार्ट कर चुके हैं, डिजीज कंडीशन का पोर्शन ये है आपका डायग्नोसिस, आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट फोटो जो भी आपको लगता है ले सकते हैं, क्योंकि इसकी मैं थोड़ी तो दूंगा नहीं, फोटो ले लें, इसके वर्ड को कैप्चर करें कि वर्ड यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फिर हम एक डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे ही साइकोलॉजी आपको सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बाकी ये जो अदर ऑप्शन है उनमें जानेंगे हम कि डेक्सा स्कैन क्या है, किस तरीके से होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अब नॉर्मल क्या है, वो सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डेक्सा स्कैन के बारे में, अभी बस ओनली एक क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए एक और क्वेश्चन है, कौन सा रहेगा, बोन, तो रेडियो डेंस, रेडियो डेंस जो कौन रहेगा कि सबसे ज्यादा कौन अब्सॉर्ब करता है, तो बोन जो कि हाईली डेंस टिश्यू है और आपकी एक्सरेज होती है उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसी की वजह से जो एक्सरे फिल्म होती है उसके अंदर आपकी जो बोन्स होती है वो व्हाइट कलर की दिखती है, ब्लैक नहीं, व्हाइट कलर, जो मसी कंपोनेंट होता है आपकी बॉडी का वो एक्सरे के अंदर व्हाइटिश कलर का देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक्सरे के अंदर आपकी बोन ही है, मतलब मसल्स भी दिखेगी, कार्टिलेज इनकी तुलना में जो हार्ड है वो बोन है, और ये ज्यादा एब्सॉर्ब करती है एक्सरेज को, तो ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे व्हाइटिश कलर की, तो रेडियो डेंस जिसे कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक्सरेज, एक्सरेज के बारे में जानते हैं, एक्सरे है क्या, हाँ, डायग्नोस्टिक यूज ऑफ द एक्सरेज टू कैप्चर द इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी फॉर द मेडिकल असेसमेंट, कुछ खास बात नहीं, मोस्ट कॉमन है नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेक्निक, मोस्ट कॉमन यूज ऐसे लिखे, मोस्ट कॉमन ज्यादातर यूज की जाती है आपके स्केलेटल सिस्टम में, आपके स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट इज एक्सरे, आपके स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट इज द एक्सरे, नॉन इन्वेजिव होती है, नॉन इन्वेजिव मतलब क्या कि इन्वेजिव नहीं है, इन्वेजिव क्या होती है जो आपकी स्किन बैरियर उसको प्रिक कर देता है, स्किन बैरियर को प्रिक कर देता है, दैट इज इन्वेजिव, ये नॉन इन्वेजिव नहीं है। एग्जांपल ब्लड प्रेशर आप लेते हैं, ब्लड प्रेशर आप लेते हैं तो कौन सा है, डिपेंड करता है कि कौन सा ले रहे हैं आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि सर नॉन इन्वेजिव है, मैं बात कर लूं कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, आर्टरी लाइन को प्रिक करके आप ले रहे हैं तो इन्वेजिव है, आप बीपी कप के थ्रू ले रहे हैं दैट इज नॉन इन्वेजिव, है ना, आपका जो थर्मोमीटर प्लेसमेंट है दैट इज नॉन इन्वेजिव, है ना, तो ये जो कॉमन थिंग्स है इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, ये सारी चीज आपको याद रखना है। एक्सरे भी आपका क्या है, नॉन इन्वेजिव है, डेंस स्ट्रक्चर है बोन की, अब्सॉर्ब मोर एक्सरे एंड अपीयर द व्हाइट ऑन द इमेज, एक्सरे के अंदर बोन आपकी कैसी देखने को मिलती है, व्हाइट इन द कलर, ये आपको याद रखना। देन नॉन इन्वेजिव है, क्विक एंड पेनलेस होता है, एक्सरे करने से किसी प्रकार का पेन नहीं होता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है ना, लेकिन कोई पेन नहीं होता है, तो पेनलेस रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, किसके कंपेरेटिवली एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह अगर आप करते हैं तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, जो डिटेल्स एग्जामिनेशन हो जाते हैं, एक्सरे इन सबके कंपेरेटिवली थोड़ा कम कॉस्टली होता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव बोला है कि ये इजी टू पॉकेट होता है, इजी टू कॉस्टली रहता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, तो ये इसके बारे में एक यूनिक फीचर हो गया, ज्यादा लिखने की चीजें नहीं है, बस ये लिखे एक बात दो खास बात, है ना, और दूसरा यहाँ पे लिखे कि जो बोन होती है वो एक्सरे में कैसी दिखती है, जो बोन होती है वो एक्सरे में कैसी दिखती है, व्हाइटिश, व्हाइट, ये थोड़ी यूनिक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। बाकी नॉन इन्वेजिव है, क्विक एंड पेनलेस है, ये तो आप खुद अपने सेंस के थ्रू भी एग्जाम में कभी आता है तो वो बता सकते हैं कि ये व्हाइट होती है, मतलब पेनलेस होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, जल्दी से करवा सकते हैं, ज्यादा पैसे इसमें लगते नहीं है, ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है ना, लेकिन इसमें जो प्रिकॉशन है वो खास है, इसके जो प्रिकॉशंस है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज है वो अलग है, वो खास है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक ये हो गया, उसके बाद में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन और हम देख लेते हैं, देन उसके बाद में नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज आपकी रहती है, नहीं लिखो, भी करेंगे, डिस्कस करेंगे।
इन नीचे वाले वर्ड को भले आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वरना ये अपने सेंस के थ्रू भी आप बता सकते हैं ना, सब कुछ लिखे 1 to 1 इतना जरूरत है नहीं बच्चों। अच्छा, जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था अपना बड़ा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कंसंट्रेशन भी बना होना चाहिए, है ना। पता चला कि ऊपर से पढ़ते हुए 20 की लाइन में आए, 30 की लाइन में आए, पहली लाइन में क्या था यार, वापस चलो। टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और वो जो एग्जाम के दिन डेवलप नहीं होगी। बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से ही करके निकले, आप सोच रहे कि एग्जाम के दिन बड़े क्वेश्चन को हम हमारे हासिल करेंगे, नहीं कर पाओगे। जैसे ही क्वेश्चन आपने सोल्व करना स्टार्ट किया, तीसरी चौथी लाइन के पास गए, दिमाग के अंदर रील आ गई कोई ना कोई, फिर आप गए, फिर कुछ ना कुछ आइडियाज आ गए, तो आप कॉन्सेंट्रेट चीजों को जोड़ नहीं पाओगे एक दूसरे के साथ, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर चीजों को कनेक्ट करने की जरूरत होती है, तभी आप राइट आंसर निकाल पाते हैं, अदरवाइज राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान भटका, आंसर गया। जैसे अभी था कि कंफर्म किसको करना है, फ्रैक्चर को करना है, ऑस्टियोपोरोसिस को नहीं। अगर वही ऑस्टियोपोरोसिस को कंफर्म करना है तो डेफिनेटली वहां पे डेक्सा स्कैन होता है आपका आंसर, लेकिन वहां पे कंफर्म करना था फ्रैक्चर को, तो वहां तक आपको कंसंट्रेट रहना है। हो गया ये? नेक्स्ट जैसे ये एक्सरे इमेज आपके सामने है, ठीक है, इसको हम कल कवर करेंगे। जो एक्सरे इमेज है, ये चेस्ट एक्सरे की इमेज है, आप देख पा रहे हैं, और ये जो, अच्छा बैक वाली स्लाइड, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एडवांस चलते हैं, हम तो वहीं पर अटके हुए हैं, इन बच्चों को क्या, ये इस तरीके से क्यों होता है, रिकॉर्डिंग इतना क्यों? अच्छा मेरे को ये बताओ कि वो मैडम डाटा लेते हैं, कल मेरे से डिस्कस करते हैं, वो डाटा कहाँ से लेते हैं? तो ये रिकॉर्डेड डाटा लेते हैं या वो जो लाइव वाला डाटा है? क्योंकि मिस्टेक करते हैं, मेरे को किसी ने इशारा भी किया था।